कहां तक हो गया था पिछले क्लास में? परिमेय अपरिमेय बता दिया था ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पिछले क्लास में पढ़ाया था, याद है? डिटेल में समझा था अपन ने कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। एक एक पॉइंट इसमें मैंने समझाया था आप लोगों को। परिमेय और अपरिमेय संख्या याद है सभी को? कितने लोगों का पहला क्लास है गणित का? ये पहला क्लास जिनका पहला है उसमें से वर्ग 3 वाले कितने लोग हैं? और वर्ग 2 गणित वाले कितने लोग हैं? ठीक। 3 क्लास ले लिया हूं मैं पिछले वीक। गुरुवार शुक्रवार शनिवार को 3 दिन क्लास होती है, लगभग 2 सवा 2 घंटे की। और 3 दिन का लेक्चर मैं दे के जाऊंगा इस वीक से। 3 दिन के लेक्चर्स आप लोगों को दे के जाऊंगा मैं, इसी वीक से चालू हो जाएंगे वो। हर बैच में ऐसे ही चल रहा है। 3 दिन क्लास ले रहा हूं, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को 2 सवा 2 घंटे की। और सोमवार मंगलवार बुधवार के नाम का 1.5 घंटे 2 घंटे का एक लेक्चर आपको एक अलग सेगमेंट का देके जा रहा हूं। तो जो नए बच्चे हैं वो एक बार पुराने लेक्चर्स को देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरा बातचीत किया है कि सिलेबस क्या रहेगा गणित का। पूरा स्ट्रक्चर पे बातचीत किया था मैं कि वर्ग 3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ग 2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या संभावनाएं बताई जा रही हैं, गणित का वेटेज कितना होगा। तो ये तो तय है कि वर्ग 3 में गणित का वेटेज अच्छा खासा है। या तो 20 प्रश्नों का वेटेज होगा 100 में, या तो 15, दोनों में से कोई एक होगा। रीजनिंग जुड़ सकता है, नहीं भी जुड़ सकता, दोनों संभावनाएं हैं। रीजनिंग अगर जुड़ता है तो 15 नंबर का रीजनिंग भी आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर जो नया वाला पैटर्न बोल रहे हैं कि आएगा, तो उसमें फिर 15 का मैथ्स और 15 का रीजनिंग, मतलब 30 नंबर का हो गया आपका गणित और रीजनिंग। अगर जैसा बोल रहे हैं वो आता है तो फिर 70 नंबर का रिमेनिंग पोर्शन और 30 का गणित और रीजनिंग आ जाएगा। 30 का गणित और रीजनिंग, तो पूरा ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा आपके लिए। सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, वो 30 नंबर पूरे पूरे डिसाइड कर देंगे आपके। तो बहुत बड़ा वेटेज हो जाएगा। तो गणित और रीजनिंग अगर दोनों आता है तो 30 नंबर बहुत बड़ा वेटेज हो गया। 30 में 30 लाने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे आपको, 30 में 5 नंबर लाने वाले बच्चे भी आपको मिल जाएंगे। तो ये गणित और रीजनिंग ऐसा विषय है जो बहुत बड़ा फासला क्रिएट कर देता है, क्योंकि बनाने वाले पूरा बना देते हैं, नहीं बनाने वाले फिर 5 7 10 में अटक जाते हैं। और इस फासले को आप रिमेनिंग जीएस लैंग्वेज सीडीपी उधर से पाट नहीं पाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का जो फासला है वो लंबा हो जाता है। बनाने वाले बहुत अच्छा बना देते हैं, नहीं बनाने वाले फिर नहीं बना पाते हैं। तो उस चक्कर में जो फासला क्रिएट होता है 10 नंबर 15 नंबर का, वो फासला जो है वो पूरा नहीं हो पाता है जीएस सीडीपी लैंग्वेज वगैरह से। इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग को अच्छी से पढ़ना पड़ेगा, ये तो तय है आप लोग को। वर्ग 2 वालों को बताया था मैं, या तो 70 नंबर का आएगा गणित, या तो 50 नंबर का आएगा। या तो 70 या तो 50। रीजनिंग 5 नंबर का आने की संभावना है वर्ग 2 में। लेकिन वर्ग 2 वालों को तो गणित पढ़ना ही है, क्योंकि गणित के बिना तो कुछ है नहीं उनके पास। या तो 70 का आएगा गणित, या तो 50 का आएगा। तो पूरा सिलेबस पूरा स्ट्रक्चर पे डिस्कशन किया था मैं, इसको आप देखिएगा। पिछले वीक के जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत डिटेल्ड जानकारी बताया था। ऐसी ऐसी जानकारियां बताया था, आप लोग जान रहे हैं। पाई के बारे में पूरी कहानी बताया था, √2 अपरिमेय क्यों है, सारा कुछ बताया था। इस पे क्वेश्चन अपन करेंगे, उससे पहले अभाज्य और भाज्य संख्या को खत्म करना है। जो नए बच्चे हैं वो आज घर जाकर के ऑनलाइन में एनरोलमेंट अगर ले लिए हैं तो पिछले वीक का लेक्चर को कम से कम शुक्रवार और शनिवार के लेक्चर को देख के आना है, जिससे मैं क्वेश्चंस कराऊं। प्रैक्टिस शीट कल दूंगा मैं, देखना कल 2-3 प्रैक्टिस शीट आप लोग को दूंगा मैं, क्योंकि आज अभाज्य और भाज्य संख्या पूरा पढ़ाऊंगा। कल प्रैक्टिस शीट दूंगा, तो वो प्रैक्टिस शीट तभी बनेगा जब आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को पढ़े होंगे। तो परिमेय अपरिमेय ये सब आप पढ़े हुए रहें। तो जो नए बच्चे हैं जो ऑनलाइन में एनरोलमेंट ले चुके हैं, नहीं लिए होंगे तो ऑनलाइन में एनरोलमेंट ले लीजिए, और घर जाके आज कम से कम 2 घंटे का समय निकाल करके, 2-2.5 घंटे का समय निकाल करके शुक्रवार और शनिवार के लेक्चर को देख के आइए। आज मैं अभाज्य और भाज्य संख्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन आने वाले कल और परसों के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। कथन कारण के प्रश्न, सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न,
कूट वाले प्रश्न, तो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या पता होना चाहिए इसके लिए, और बहुत डिटेल में पढ़ाया है। वो 2 मिनट 3 मिनट में रिवीजन नहीं हो पाएगा। मैं अगर 2 मिनट 3 मिनट बातचीत भी करूं तो वो पूरा पूरा 1 घंटा ले लेगा, तभी पूरा समझ में आएगा आपको। तो जो बच्चे आए थे उनको पता है कि कितना डेप्थ में जाकर के मैंने बताया था कि √2 अपरिमेय क्यों है, पाई अपरिमेय क्यों है, पाई का वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ऐसी बहुत सारी बातें पिछले क्लास में समझाया था मैं। तो एटलीस्ट शनिवार का वीडियो तो देख ही लेना। शुक्रवार का नहीं भी देख पा रहे हो तो प्रायोरिटी में शनिवार का देखना। आप शनिवार के लेक्चर को आज घर जाकर के देख ही लेना यार एक बार, ताकि कल और परसों जो मैं क्वेश्चन कराऊं और प्रैक्टिस शीट दूं तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि बन रहा है आपसे। चलिए, एक सेक्शन जो बचा हुआ था अभाज्य और भाज्य संख्या, उसको करेंगे पूरा। लिखेंगे अभाज्य संख्या, एक साइड लिखिए अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और एक साइड लिखेंगे थोड़ा सा जगह देके भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या से अभी मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अगर आप लोग दिए होंगे, मंडी सब इंस्पेक्टर बैठे तो होंगे आप लोग मंडी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, अभाज्य और भाज्य संख्या से 2 प्रश्न आए थे। 2 प्रश्न सोचो, 2 प्रश्न केवल इसी टॉपिक से, अभाज्य और भाज्य संख्या से। वो दोनों प्रश्न आज कराऊंगा, देखना मैं। 2 प्रश्न सेपरेट सोचो, अभाज्य और भाज्य संख्या के, वो दोनों प्रश्न आज कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स में काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा। ये 2 सेपरेट क्वेश्चन केवल अभाज्य और भाज्य संख्या के मंडी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए थे। सीटेट का एग्जाम उठा लीजिए, सीजीटेट का एग्जाम उठा लीजिए, व्यापम पीएससी के एग्जाम उठाइए, इधर से प्रश्न आता ही है। तो समझेंगे क्या होता है अभाज्य संख्या, क्या होता है भाज्य संख्या। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इधर से आते हैं, कथन कारण के प्रश्न आते हैं इधर से, कूट वाले प्रश्न आते हैं, तो वो सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे। अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को जानने से पहले एक टर्म बार बार यूज करूंगा मैं, पहले तो वो टर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसको बोलते हैं गुणनखंड, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, गुणनखंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर्स। ये टर्म बार बार यूज होगा अभी, तो गुणनखंड पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहला टर्म गुणनखंड। चलिए, क्या जानते हैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या बताएंगे? देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि 6 के गुणनखंड का मतलब ऐसा 2 से 3 बार जाएगा, 3 से 1 बार, तो 6 के गुणनखंड 2 और 3 हो गए। तो ये तो 6 को तोड़ करके लिखने का तरीका होता है, ये 6 को तोड़ करके लिखने का तरीका है, 6 को तोड़ करके लिखने का तरीका है। मैं यहां पर बोला 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड का सिंपल सा मतलब ये समझना, जिससे जिससे 6 भाग जाएगा वो 6 के गुणनखंड में आएगा। एकदम सिंपल, जिससे जिससे 6 भाग जाएगा। किससे किससे जाएगा भाग? 6 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, और ये चारों जो है ये 6 के गुणनखंड में आएंगे। एकदम सिंपल काम है। 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाएगा, तो 6 जाएगा 1 से भाग, 2 से भाग, 3 से भाग और 6 से। तो 6 के कितने गुणनखंड हैं? 4। इसी को लेकर के तो प्रश्न था, देखना वो स्टेटमेंट वाला प्रश्न आज ही कराऊंगा। तो 6 के कितने गुणनखंड हैं? 4 ठो गुणनखंड हैं। व्यापम के पेपर का अप्रोच भी समझ में आएगा। वो दोनों प्रश्नों को जब लूंगा ना मैं, तो आपको अप्रोच समझ में आएगा कि चारों कथन को मेरे को पता होना आवश्यक नहीं है। उसमें से कोई 1 कोई 2 भी मेरे को पता है ना, तो भी मैं ऑप्शन को देख देख करके उत्तर निकाल लूंगा। देखना ना, वो 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो ऐसा था कि आप 4 स्टेटमेंट देखते ना, तो तीसरा स्टेटमेंट इतना खतरनाक था कि उसको देख के ही बच्चे डर जाते, लेकिन उसको देखना ही नहीं था। आपको चौथे वाले को ही बनाना था, चौथे वाले को बनाते, चौथे वाले में अभाज्य संख्या का परिभाषा को लिख दिया था, जो कि आप लोग बोलते सही है, और उसके बेसिस पे ऑप्शन आप एलिमिनेट करके उत्तर बता देते। ये सब भी सीखना पड़ेगा, तब व्यापम के एग्जाम निकलेंगे आजकल। तो प्रश्न आएगा
बार बार ये टर्म यूज होगा, गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाएगा। तो 6 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो 6 के गुणनखंड में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। जैसे मैं 4 के गुणनखंड बोला, फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 4 के गुणनखंड 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। तो 4 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा? 1, 2 और 4। कर पाएंगे? अच्छा, 12 के गुणनखंड लिख पाएंगे क्या? फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होंगे बोलो? ये होंगे 12 के गुणनखंड। बन जाएगा। ये अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा, वैसे तो पूरे गणित में ही काम आएगा, ये पूरे गणित में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये। फिलहाल इसको याद रखिए, 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाए, 4 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 4 भाग जाए, और 12 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 12 भाग जाएगा। एक बात यहां पे नोटिस कर पा रहे हैं, एक सभी के गुणनखंड में आएगा। ये देखिए, एक जो है ये सभी के गुणनखंड में आएगा, क्योंकि एक से सारी संख्याएं भाग जाती हैं। तो एक तो सभी के गुणनखंड में आएगा। दूसरी बात, वो संख्या स्वयं अपने आप की गुणनखंड होगी, मतलब एक सब के गुणनखंड में आएगा। और दूसरी बात, वो संख्या स्वयं अपने आप की गुणनखंड होगी, मतलब 6 के गुणनखंड में 6 आएगा, 4 के गुणनखंड में 4 आएगा, 12 के गुणनखंड में 12 आएगा। ये दो बातें आप नोटिस कर पा रहे हैं कि सर एक सभी के गुणनखंड में आएगा और वह संख्या स्वयं अपने आप की गुणनखंड होगी। क्लियर है यहां तक? चलो साइड में कहीं पे बॉक्स में इसको लिख लीजिए, साइड में कहीं पे लिखिए इसको, ये पूरे गणित में ही काम आएगा वैसे तो। दिक्कत हो रहा है क्या? वॉल्यूम ज्यादा हो जा रहा है क्या? ये ठीक है? कान में ईयरफोन का लगाया हुआ? कुछ और भी चल रहा है क्या? बहुत लोग ऐसा गाना सुनते सुनते मैथ्स का लेक्चर को एंजॉय करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू का बात है वो सब। अभी ठीक है? आवाज पीछे आ रही है ना? आवाज बन जाएगा यहां तक? 4 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 4 भाग जाएगा, 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाएगा, और 12 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 12 भाग जाएगा। चलो अब अभाज्य संख्या की परिभाषा को लिखो, लिखेंगे हिंदी में, लिखिए पहले। वे प्राकृत संख्याएं, लिखेंगे, यही स्टेटमेंट में आ गया था। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड एक होता है, एक गुणनखंड एक होता है, और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। एक गुणनखंड एक होता है और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक गुणनखंड एक होता है और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। द नेचुरल नंबर्स which have only 2 factors, the natural numbers which have only 2 factors, the natural numbers which have only 2 factors, that is 1 and itself, that is 1 and itself। ध्यान से समझना, जो मंडी सब इंस्पेक्टर के प्रश्न की बात कर रहा हूं उसमें यही स्टेटमेंट लिखा हुआ था, PQRS करके आया था, यही सब तो चल रहा है अब। तो एस में यही स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ये एज इट इज यही स्टेटमेंट, कि वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या का नाम दिया जाता है। तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ था, कराऊंगा उस प्रश्न को। तो यहां पर एक संख्या की एंट्री हुई है, प्राकृत संख्या, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, याद है?
वे प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्या पहले पढ़ चुके हैं, जो नहीं जानते हैं याद रखिएगा। प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होती है, कहां तक जाएगी? कोई अंत नहीं है, मतलब उसको बोलते हैं अनंत। दशमलव वाली संख्या इसमें नहीं आती है, जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर्स भी इसमें नहीं आएंगे। तो ये प्राकृत संख्याएं आप पढ़ चुके हैं, सबसे शुरू में प्राकृत संख्या को ही पढ़ा जाता है। तो अब मैं क्या बोला देखो, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब ध्यान से समझना, केवल 2 का मतलब केवल 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 का मतलब 2 से कम भी नहीं चलेगा और 2 से ज्यादा भी नहीं चलेगा। तो ऐसी प्राकृत संख्याओं को आप उठा लीजिए जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी प्राकृत संख्याओं को आप उठाइए जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। चलो देखते हैं, पहली प्राकृत संख्या बोलो क्या है? पहली प्राकृत संख्या क्या है? एक। एक का कै ठो गुणनखंड है? एक ठो, और वो स्वयं कौन है? एक। इसीलिए एक अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होगा। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। मंडी सब इंस्पेक्टर में दूसरा प्रश्न जो था उसमें लिखा गया था कि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभाज्य संख्या की स्टैंडर्ड परिभाषा क्या है? वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं और एक का केवल एक ही गुणनखंड है, और वो कौन है? एक। इसी वजह से एक अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होगा। अगली प्राकृत संख्या क्या है? 2। 2 का कै ठो गुणनखंड है? 2 ठो। एक और वह संख्या स्वयं, इसका मतलब 2 क्या होगा? अभाज्य। 3 का कै ठो गुणनखंड है? 2 ठो, इसका मतलब 3 भी क्या होगा? अभाज्य। 4 का कै ठो गुणनखंड है? 4 का 3 ठो गुणनखंड हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड, इसीलिए 4 अभाज्य में नहीं आएगा। अगला अभाज्य संख्या कौन आएगा? अगला अभाज्य संख्या 7 के बाद अभाज्य, 11 के बाद, फिर 23 के बाद, 29 के बाद, 31 के बाद, 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, ऐसे चलते रहेगा। 50 के पहले तक की सारी अभाज्य संख्या लिख दिया हूं मैं। 50 के पहले तक की सारी अभाज्य संख्या लिखा हूं मैं। 50 के पहले एकदम रटी होनी चाहिए। ये 50 के पहले तक की सारी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। परिभाषा क्या है? वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2, केवल 2 का मतलब केवल 2, ना 2 से कम चलेगा ना 2 से ज्यादा। तो वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। इसीलिए पहले मैंने आपको बताया कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाए, 4 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 4 भाग जाए। तो यहां पर आप बोल सकते हैं 1 का गुणनखंड, 1 तो 1 से ही भाग जाएगा, तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, इसी वजह से एक अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होगा। 2 का केवल 2 ही गुणनखंड, 3 का केवल 2 गुणनखंड, 4 का 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इसीलिए 4 अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होगा। 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब संख्याएं क्या हैं? अभाज्य। आपके मन में आ रहा होगा कि 9 अभाज्य क्यों नहीं है? तो 9 का कै ठो गुणनखंड होगा? 2 से अधिक, इसीलिए 9 अभाज्य नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर 33 अभाज्य क्यों नहीं है? तो 33 का तो बहुत सारा गुणनखंड है, 1, 3, 11, 33, इसीलिए 33 अभाज्य नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा 39 अभाज्य क्यों नहीं है? तो 39 1 से भाग जाता है, 3 से, 13 से, 39 से, इसीलिए 39 भी अभाज्य नहीं है। ऐसी प्राकृत संख्याओं को अभाज्य बोलना है जिनका केवल 2 ठो गुणनखंड हो, केवल 2 ठो। 2 से कम होगा तो भी नहीं चलेगा और 2 से ज्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा। ये शुरुआत की 15 अभाज्य संख्याएं एकदम रटी होनी चाहिए आपको। शुरुआत की 15 अभाज्य संख्याएं हैं, याद रहेगा? 2, 3, 5, 7, 11, 5 हो गई, 13, 17, 19, 23, 29, अगली 5, 31, 37, 41, 43, 47।
शुरुआत की 15 अभाज्य संख्याएं, इनका भरपूर यूज होने वाला है अभी। तो ये एकदम रटा होना चाहिए। वर्ग 3 वालों को तो रीजनिंग भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो सीरीज के जो प्रश्न आते हैं, खास करके व्यापम सीरीज के प्रश्न अभाज्य संख्या से रिलेट करके ही देता है। सीरीज चैप्टर होता है, श्रेणी सुने हैं, श्रेणी का चैप्टर, एनालॉजी सुने हैं, सादृश्यता, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सुने हैं, ये लुप्त पद मिसिंग टर्म, 4-5 चैप्टर है ये, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं रीजनिंग में। और वहां पे अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या हर जगह पे घुसाएगा। तो अभाज्य संख्या का रोल बहुत बड़ा आएगा रीजनिंग में भी। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड, एक गुणनखंड एक और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं। एक अभाज्य होगा क्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा ऑनलाइन वाले, जिनको नहीं दिख रहा है वीडियो, बन जाएगा ये, नोट करिए, यहां तक नोट करिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, कुछ और परिभाषाएं बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये परिभाषा काम में नहीं आएगी, मतलब थोड़ा सा तकलीफ होगा इस परिभाषा से सोचना। इसको और आसान करेंगे अपन, जो बोलचाल में अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सीखेंगे, फिर उसको और आसान करेंगे। सारे डायमेंशंस में तैयारी करना पड़ेगा यार, क्योंकि कुछ भी पूछ रहा है सारे डायमेंशंस में तैयारी करेंगे तभी आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखना ना, क्वेश्चन कराऊंगा आज ही हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ये 1 बजे तक क्लास चलेगा, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा अभाज्य और भाज्य क्वेश्चन के साथ में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में। लेकिन एक बार ढंग से इसको समझ लीजिए, वरना तकलीफ देगा ये। इसमें कोई डाउट है किसी को कहीं पे तो पूछेंगे, बन जाएगा यहां तक। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब अपन इसी से रिलेट करके और भी परिभाषाएं निकालेंगे। इसी से अपन रिलेट करते हैं और परिभाषाएं निकालते हैं जो बचपन से आपने पढ़ी हैं, जो बोलचाल में अपन पढ़ते रहते हैं। देखना, मैं बोला ऐसी प्राकृत संख्याओं को अभाज्य बोलेंगे जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2। ऐसी प्राकृत संख्याओं को अपन अभाज्य बोलेंगे जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। अब आप बोलेंगे सर अगर केवल 2 ही गुणनखंड की बात आप कर रहे हो तो ये तो ऑब्वियस है कि एक गुणनखंड क्या होगा, 1, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, स्वयं होगा। तो आपको सर ये लाइन लिखवाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखवाते तो भी ये अंडरस्टूड था कि सर अगर आप केवल 2 ही गुणनखंड की बात कर रहे हो तो वो 2 गुणनखंड, 1 और वह संख्या स्वयं, क्योंकि 1 सभी के गुणनखंड में आएगा और वह संख्या स्वयं अपने आप की गुणनखंड होगी। तो आपका कहना है कि सर अगर आप ये लाइन नहीं लिखवाते तो भी हम समझ जाते कि केवल 2 ही गुणनखंड का मतलब एक गुणनखंड क्या है, 1 और दूसरा गुणनखंड क्या है, वह संख्या स्वयं। अब इसके बाद थोड़ा और समझो। इससे पहले जो आप लोगों को मैं बता रहा था, 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाएगा, तो 6 के गुणनखंड कै ठो हैं, 4 ठो हैं। 4 के गुणनखंड कै ठो हैं, 3 ठो। 12 के गुणनखंड कै ठो हैं, 6 ठो। 6 के 4 ठो गुणनखंड हैं, मतलब 6 4 संख्याओं से भाग जा रहा है। 4 के 3 ठो गुणनखंड हैं, मतलब 4 3 संख्याओं से भाग जा रहा है। 12 के 6 ठो गुणनखंड है, मतलब 12 6 ठो संख्याओं से भाग जा रहा है। तो यहां पे आपको परिभाषा में क्या बोला मैं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड का मतलब क्या, केवल 2 गुणनखंड का मतलब केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाए, केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाए। केवल 2 ही गुणनखंड का मतलब केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाए। तो लोकल बुक्स आप पढ़ेंगे ना, जो लोकल पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, उसमें परिभाषा ऐसी लिखी रहती है, देखो जो बचपन से आपको पढ़ाया गया है। 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से भाग जाती हैं, जो केवल खुद से तथा 1 से भाग जाती हैं, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाए, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाए, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाए। ये परिभाषा आपको बचपन से सिखाई जाती है।
याद आ रहा है ना, ऐसा कुछ पढ़े हैं, जो केवल खुद से और एक से जाए वही क्या है, अभाज्य। ऐसा पढ़ते हैं आप बचपन से कि जो केवल खुद से और एक से जाए वही क्या है, अभाज्य। तो ये कोई परिभाषा अलग थोड़ी है, स्टैंडर्ड परिभाषा से ही निकली है ये। क्योंकि आपने बोला सर केवल दो ही गुणनखंड का मतलब क्या, केवल दो ही गुणनखंड का मतलब केवल दो ही संख्याओं से भाग जाएगी, किससे, खुद से और एक से, इसके अलावा किसी और से नहीं जाएगी। ये देखो एक से बड़ी क्यों लिख दिया, ताकि आपको बार बार याद रहे कि एक अभाज्य नहीं होता है। तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल खुद से और एक से भाग जाए, इसके अलावा किसी और से ना जाए। तो 2 केवल खुद से और एक से जाएगा, 3 केवल खुद से और एक से जाएगा, 5, 7, 11, 13, ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये नंबर्स केवल खुद से और एक से भाग जाएंगे, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाएंगे। एकदम ऑब्वियस है सर, केवल दो ही गुणनखंड का मतलब एक गुणनखंड क्या होगा, एक, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, वह संख्या स्वयं होगी। और केवल दो ही गुणनखंड का मतलब केवल दो ही संख्याओं से भाग जाए, एक से और खुद से, इसके अलावा किसी और से ना जाए। इस परिभाषा को भी लिख लीजिए, ये सब स्टेटमेंट में आ रहा है। अभी व्यापम का तैयारी बहुत अलग हो गया, ध्यान रखिएगा। पुराने धरने में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो व्यापम से वैसे ही बाहर हो जाएंगे आप, क्योंकि व्यापम अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा दे ही नहीं रहा है। आपको अगर 20 प्रश्न दे रहा है तो 10 थ्योरेटिकल प्रश्न दे रहा है और 10 न्यूमेरिकल प्रश्न दे रहा है। 50 दे रहा है तो 25 थ्योरेटिकल और 25 न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, देखे होंगे पेपर तो देखे ही होंगे ना, थ्योरेटिकल प्रश्नों का संख्या ज्यादा हो गया है। समझ आ रहा है, मंडी में देख लीजिए, अमीन में देख लीजिए, आप टेट का पेपर देख लीजिए, परिवहन का पेपर देख लीजिए, थ्योरेटिकल प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। इसीलिए थ्योरेटिकल जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, रटने की बात नहीं है। पहले परिभाषा से ही आपने दूसरे परिभाषा को निकाला है। समझ आ रहा है, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल खुद से और एक से भाग जाती हैं, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाए, केवल खुद से और एक से भाग जाए। केवल दो ही गुणनखंड का मतलब क्या, केवल दो ही संख्याओं से भाग जाए, केवल दो ही गुणनखंड का मतलब केवल दो ही संख्याओं से भाग जाए, खुद से और एक से, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाए। क्लियर है यहां तक? आप रीजनिंग जब पढ़ेंगे ना तो इससे भी आसान, एक से बड़ी, यहाँ पे एक से बड़ी, वहां पे है, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक आसान से जा जाता है। मैं बोला एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं, मतलब प्राकृत संख्याओं में एक से बड़े को ही देखना, ये बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका कि एक स्टैंडर्ड परिभाषा तो ये है, स्टैंडर्ड परिभाषा। आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ेंगे, आर.डी. शर्मा पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। मेन परिभाषा तो ये है, ऐसी प्राकृत संख्याओं को उठाना जिसका केवल दो गुणनखंड हो। तो एक का दो गुणनखंड है क्या, नहीं, एक का केवल एक ही गुणनखंड है। केवल दो गुणनखंड हो उसी को उठाना, तो एक का केवल एक ही गुणनखंड, इसीलिए बाहर हो गया ये। अब एक बाहर हो गया तो मैं याद रहे ये पॉइंट कि एक अभाज्य नहीं होता, ये गलती बार बार करोगे आप लोग, एक अभाज्य नहीं होता ये याद रहे, इसलिए मैं यहां पर क्या लिखवा दिया, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, मतलब एक को तो देखो ही मत, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल खुद से और एक से जाए। देखिए ना, ये जो एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं आप लिखे हैं, ये केवल खुद से और एक से भाग जारी हैं, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जारी है। आप बताओ मेरे को, 5 एक से भाग जाएगा और 5 से, इसके अलावा किसी और से जाएगा क्या, नहीं। केवल दो गुणनखंड का मतलब भी तो वही है ना यार, केवल दो गुणनखंड का मतलब केवल दो ही संख्याओं से भाग जाएगा, खुद से और एक से। अब रीजनिंग में जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये सब परिभाषाएं काम नहीं आएंगी, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका, और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो अपन इसको थोड़ा और आसान करते हैं, देखना, इसको थोड़ा और आसान करेंगे, ध्यान से देखना। मैं बोला जो केवल खुद से और एक से भाग जाए उसी को क्या बोल रहे हैं, अभाज्य। केवल खुद से और एक से जाए उसी को अभाज्य बोले। बचपन से एक बात आपने नोटिस की नहीं है, खुद से और एक से कभी अपन किसी को भाग देते ही नहीं है, खुद से और एक से अपन कभी किसी को भाग देते ही नहीं है। तो इसका लोड भी कहां लेके चलना,
खुद से और एक से अपन किसी को कभी भाग देते हैं क्या? नहीं। तो इसका लोड क्यों लेके चलना? जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि बताओ 19 किससे भाग जाएगा? तो आपका जवाब ऐसा होगा क्या कि 19 19 से जाएगा? सर नहीं होगा ना ऐसा जवाब। 19 1 से जाएगा, ऐसा जवाब दोगे क्या? नहीं दोगे। मैं बोला 17 किससे भाग जाएगा, तो आप ऐसा जवाब दोगे क्या मेरे को कि 17 17 से जाएगा? दे दो सर। 17 1 से जाएगा? दे दो सर। नहीं दोगे ऐसा जवाब। अच्छा मैं बोला 6 किससे भाग जाएगा, क्या जवाब दोगे? देखो मुंह से क्या निकला? 2 और 3। ये निकला क्या कि 6 से जाएगा? नहीं निकला। 1 से जाएगा? नहीं निकला। क्या निकला? 2 और 3 से। 9 किससे भाग जाएगा? 3 निकला मुंह से मेरे। 4 किससे भाग जाएगा? 2 से। ये निकला मेरे मुंह से। 19 किससे भाग जाएगा? किसी से नहीं जाएगा, मेरे मुंह से निकला। 17 किससे भाग जाएगा? किसी से नहीं जाएगा। खुद से और एक से अपन किसी को भाग देते ही नहीं है, तो काहे के लिए उसका लोड लेके चलना कि जो केवल खुद से और एक से जाए? इसका लोड ही क्यों लेके चलना? सबसे आसान जो परमानेंट आपको याद रहेगी पूरे गणित और रीजनिंग पढ़ते तक, एकदम आसान, नाम में ही लिखा गया है, नाम में ही लिखा है, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो किसी से भाग ना जाएं, जो किसी से भाग ना जाएं, उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य। खुद से और एक से मत देना क्योंकि उससे तो सभी जाते हैं, समझ आ रहा है? खुद से और एक से मत देना क्योंकि उससे तो सभी संख्याएं जाएंगी, खुद से और एक से तो सब जाएंगे यार, उससे भाग मत देना। एकदम सिंपल, जो किसी से, नाम देखो ना क्या है इसका? अभाज्य, मतलब जो किसी से भाग ना जाए, समझ आ रहा है? जो किसी से भाग ना जाए। देखो कितना आसान हो गया। 2 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, अभाज्य है। 3 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये मत बोलना कि 3 3 से जाएगा यार, 3 1 से जाएगा, ऐसे तो फिर सब चल देंगे। खुद से और एक से भाग अपन देते ही नहीं थे, ना आगे देंगे। तो सबसे आसान, जो किसी से भाग ना जाए, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो किसी से भाग ना जाएं। 2 जाएगा किसी से? नहीं। 3 जाएगा? नहीं। 4 जाएगा, छोड़ो। 5 नहीं जाएगा। 6 जाएगा। 7 नहीं जाएगा। 8 जाएगा। 9 जाएगा। 10 जाएगा। 11 नहीं जाएगा। 12 जाएगा। 13 नहीं जाएगा। 14 जाएगा। 15 जाएगा। 16 जाएगा। 17 नहीं जाएगा। 18 जाएगा। 19 नहीं जाएगा। जो किसी से नहीं जा रहा है उसी को रख लो, वही क्या है? अभाज्य। समझ पा रहे हैं? अच्छा रिलेट भी करना सीखो। सर किसी से भाग नहीं जाने का मतलब, समझना, किसी से भाग नहीं जाने का मतलब क्या? किसी से भाग नहीं जाने का मतलब केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा। किसी से भाग नहीं जाने का मतलब क्या? केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा, क्योंकि खुद से और एक से तो सब जा रहे हैं ना यार, ये तो सबके साथ चिपका हुआ है। खुद से और एक से तो सब जा रहे हैं, ये तो सबके साथ चिपका हुआ है। इससे अपन भाग दे नहीं रहे हैं, ये तो सबके साथ चिपका हुआ है। 2 2 से जाएगा, 1 से जाएगा, 3 3 से जाएगा, 1 से जाएगा, 4 4 से जाएगा, 1 से जाएगा, 5 5 से जाएगा, 1 से जाएगा, 6 6 से जाएगा, 1 से जाएगा। तो खुद से और एक से तो सब जाते हैं, मतलब ये तो चिपका हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री। 2 गुणनखंड तो सबके हैं ही, एक को साइड कर दो। 2 गुणनखंड तो सबके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ही, एक और स्वयं, एक और स्वयं। 2 गुणनखंड सबके साथ कॉम्प्लीमेंट्री चिपके हुए हैं। अब मैं बोला किसी से भाग नहीं जाने का मतलब क्या? वो 2 गुणनखंड ही रह जाएंगे, और केवल 2 गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है? अभाज्य। तीनों परिभाषाएं एक ही हैं, ये नहीं कि 3 अलग अलग परिभाषाएं हो गई, तीनों परिभाषाएं एक ही हैं। मैंने पहली परिभाषा बोली कि वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, स्टैंडर्ड परिभाषा ये। स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया तो ये देगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया तो ये सब काम आएगा अपन को। स्टेटमेंट वाले प्रश्न में इसी को देगा, अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया तो सबसे ज्यादा जो आपको दिखेगी बुक्स में वो ये परिभाषा है। स्टैंडर्ड बुक्स अगर पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक्स अगर पढ़ेंगे तो ये परिभाषा मिलेगी, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। फिर यहीं से आपने क्या बोला? केवल 2 ही गुणनखंड का मतलब केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाए, एक से और खुद से। फिर आपने बोला एक से और खुद से तो अपन किसी को भाग देते ही नहीं है, तो इसका लोड क्यों लेके चलना? सबसे आसान, जो किसी से भाग ना जाए वही क्या है? अभाज्य। बन जाएगा, नोट कर लीजिए इसको भी, नोट कर लिए? समझ आए तीनों परिभाषा? रटना मत यार, समझने का कोशिश करना। अभी का जो पैटर्न चल रहा है, एग्जाम अगर निकालना है तो चीजों को समझो,
और नोट्स प्रॉपर बनाओ। बुक्स वगैरह है ही नहीं आजकल के पैटर्न में कोई सा। मेरा प्रैक्टिस सेट और नोट्स को अगर बना लोगे तो उससे बाहर नहीं मिलेगा। नए पैटर्न का पूरा प्रैक्टिस सेट है, देखना कल मिलेगा आपको। उसमें कथन कारण कूट वाले प्रश्न, सही जोड़ी वाले प्रश्न सब कुछ मिल जाएंगे आपको। बुक में नहीं मिलने वाला कुछ भी। आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव, मैं 1000 बुक बता दूंगा, किसी भी बुक में व्यापम का अभी जो करंट का पैटर्न है ये नहीं मिलने वाला, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट का एक अलग से कॉपी बनाइएगा। इतना काम करना है आपको। हो गया ये? चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो इसके नीचे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब अभाज्य संख्या को लेकर के कुछ पॉइंट्स हमको लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या 2 है, जो कि आप सभी जानते हैं। सबसे छोटी या पहली, सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या 2 है, याद रखिएगा, औसत में प्रश्न आएगा ये सब। सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या 2 है। पॉइंट आपको लग रहा होगा आसान सा है, काहे लिखवाया हो सर? तो याद रहे इसलिए लिखवा रहा हूं, क्योंकि जैसा मैं बोला प्रथम 7, ये पूछा गया व्यापम का प्रश्न बोल रहा हूं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा मान लो आपसे, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। लेकिन आपको याद नहीं रहा, गलती से आपने एक को भी अभाज्य ले लिया, तो फिर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13। गलत हो गया। देखो छोटे छोटे पॉइंट से, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव उत्तर में डाल देंगे ये सब, इसीलिए लिखवाया हूं। सबसे छोटा या पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। कोई पूछे एक अभाज्य क्यों नहीं है, तो क्या जवाब दोगे? कथन कारण में आएगा ये प्रश्न, कराऊंगा। कोई पूछे एक अभाज्य क्यों नहीं है, तो एक अभाज्य क्यों नहीं है, तो आप कारण क्या बताएंगे? एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा बोलती है कि ऐसी प्राकृत संख्याओं को अभाज्य कहना है जिनका केवल दो गुणनखंड हो। कथन कारण में ये प्रश्न आएगा, देखना आगे चल के। अगला पॉइंट लिखिए, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू 100। अब वो 25 कौन कौन सी याद नहीं करना है, ये सब फैक्ट हैं जो कि आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में मिल सकते हैं। तो वहां पे अब निकालने बैठोगे तो एक आध छूट जाएगा, समझ आ रहा है, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो याद रखिएगा 1 से 100 तक का मतलब समझ आ रहा है, 1 से लेके 100 तक आप जाएंगे ऐसा। ये देखो 1 से लेके 100 तक ऐसे जाएंगे आप। अब इसमें अभाज्य संख्याओं को आप जब अलग करेंगे, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, ऐसे आखिरी में आएगा 97। तो ये जब मैं टोटल गिनूंगा ना, तो ये टोटल कितने मिलेंगे मेरे को? 25। ये बोलना चाह रहा हूं कि 1 से लेके 100 तक अपन जब देखेंगे तो अपन को 25 ठो अभाज्य संख्या मिलेंगी। 100 अभाज्य है कि नहीं है बताओ तो? जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य है। 100 तो बहुत सारी संख्याओं से जाता है, छोड़ो। 99 अभाज्य है क्या? 3 से, 11 से, 33 से। अरे जो किसी से ना जाए, किसी से नहीं जाएगा तभी तो केवल 2 ही गुणनखंड बचेगा उसका। 1 से और स्वयं से तो सभी जाते हैं, जो किसी से ना जाए तभी तो उसका केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा। 99 तो सर 11 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, 33 से जा रहा है, समझ आ रहा है। 98 अभाज्य है क्या? नहीं है, ये तो 2 से जा रहा है। 97 अभाज्य होगा। तो 1 से 100 तक जब मैं अभाज्य संख्याओं को पिक करूंगा तो ये टोटल 25 ठो अभाज्य संख्याएं मेरे को प्राप्त होंगी। टोटल 25 ठो, यही लिखवाया हूं मैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सी है वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, 25 ठो होती है, ये याद रखिएगा। बनेगा? अगला पॉइंट लिखिए, 1 से 50 तक, ये तो लिखवाया था 15 ठो, ये तो लिखवा दिया था। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट याद रखना है, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये वाले पॉइंट को याद रखिएगा।
याद रहेगा ये? चलो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ये 15 ठो को तो याद रखना है, बहुत काम आएगा ये। अगला पॉइंट लिखिए, टेट में पूछा गया था एक अंक वाली अभाज्य संख्याएं, एक अंक वाली अभाज्य संख्याएं सिंगल डिजिट में प्राइम नंबर्स कितने? 4, 2 3 5 7, इसके बाद 11 आता है जो कि डबल डिजिट का हो जाता है। तो एक अंक में कै ठो अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4। एक अंक में अभाज्य संख्याएं कै ठो? 4 ठो। सिंगल डिजिट में प्राइम नंबर्स कितने हैं? 4 हैं। सीटेट का पूछा गया प्रश्न है ये, स्टेटमेंट वाले में। 2 अंक वाली अभाज्य संख्याएं, बढ़िया, ठीक है। 2 अंक वाली अभाज्य संख्याएं, ठीक। 2 अंक वाली अभाज्य संख्या 21। सोच पा रहे हैं 21 कैसे आया? ये देखो ना, 1 से 100 तक ये कै ठो अभाज्य संख्याएं थी? 25। इसमें एक अंक वाली कै ठो हैं? 4 ठो। तो बची 21 संख्याएं होंगी 2 अंक वाली। समझ आ रहा है ना? क्योंकि 98 और 99 तो वैसे भी अभाज्य नहीं है, तो ये जो है 25 ठो हैं, ये 25 ठो अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें एक अंक वाली 4 हैं, तो बची 21 ठो जो है वो 2 अंक वाली होंगी। तो एक अंक वाली अभाज्य संख्याएं 4 और 2 अंक वाली अभाज्य संख्याएं 21। याद रहेगा ये सब? लास्ट पॉइंट लिखिए, इकलौती सम संख्या, इकलौती सम संख्या मतलब इवन नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य भी है वह 2 है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? 2 है। समझ आ रहा है? और ये तो समझ में भी आना चाहिए। सम संख्या जो पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े वो भी तो जानते हैं सम संख्या मतलब जो 2 से भाग जाए। सम संख्याएं पढ़े हैं ना अपन, ये देखो ये थी सम संख्याएं, याद आ रहा होगा, लिखवाया हूं, इसके बारे में भी बहुत बातचीत किया हूं, इसीलिए बोल रहा, दोनों लेक्चर को देख लीजिएगा। ये सम संख्याएं हैं। सम संख्या की परिभाषा क्या थी? वे संख्या जो 2 से भाग जाती हैं। अब आप बताओ, 2 को छोड़ के ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब किससे भाग जाएंगी? 2 से। इसका मतलब इन सब में तीसरा फैक्टर कौन आएगा? 2। एक और स्वयं के अलावा इन सब में तीसरा फैक्टर कौन आएगा? 2। और 2 से अधिक फैक्टर होने का मतलब अभाज्य नहीं होगा। या फिर और आसान, जो किसी से भाग ना जाए वही अभाज्य। तो सर ये तो 2 से जाएगा, ये 2 से, सब 2 से जाएंगे, इसीलिए इनमें से ये सब अभाज्य में शामिल नहीं होंगे। एक ही ठो सम संख्या अभाज्य है, वो कौन है? 2 है। समझ आ रहा है? एक ही ठो संख्या अभाज्य है सम संख्याओं में, वो 2 है। यहां तक समझ आया पूरा? यहां तक एक बार देखिए, यहां तक एक बार पूरा देखिए जल्दी से, फिर भाज्य संख्या बता करके समराइज करके क्वेश्चंस चालू करेंगे अपन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएंगे इसके। यहां तक पूरा एक बार देख लीजिए, यहीं पे चीजें याद हो जाएं ताकि एक्स्ट्रा काम जो दूं मैं वो करें, क्योंकि अब ज्यादा समय तो बचा नहीं है शिक्षक भर्ती के लिए। कितना दिन बचा है यहां से? 3 महीना, 4 महीना, जोड़ लो कितना महीना है और कितना पढ़ना है, ये भी जोड़ लो। 3.5 तो बोलो ही मत, 3 ही बोलो उसको। पहले खत्म तो करो आप। रिवीजन का तो अभी बात छोड़ ही दो, अभी तो चालू किए हैं इस बैच में आप पढ़ना। पढ़ते रहो, इसीलिए बोल रहा यहीं पे चीजों को कंसंट्रेट करके पढ़ो। उधर उबासी लेते हो, इधर कुछ कभी कुछ पढ़ोगे, क्या निकालोगे एग्जाम? बताओ ना। इधर उबासी आता है 3 महीना बाद एग्जाम में, उसका टेंशन होना चाहिए आप लोगों को तो, कि क्या होगा, नहीं हुआ तो। आराम से उबासी लेते हो बैठ के। आ भी कैसे जाता है उबासी आप लोगों को? इतने टेंशन में उबासी आ भी कैसे जाता है? कि मन ही मन बना लिया हो कि मंत्री जी बोल दिए कि अगले साल भी तो होगा ही, 5 सितंबर को आएगा ही विज्ञापन, अगले साल भी, तो अगले साल देख लेंगे, इस साल नहीं हुआ तो। वो सब मत बनाना मन में, वो सब बना लिए तो फिर अगले साल भी नहीं होगा।
इस साल तो छोड़ो, अगले साल भी नहीं होगा। थोड़ा सा एनर्जेटिक होके पढ़ो, दूसरे बच्चों से पीछे हो अभी सिलेबस को लेकर के। यहीं पे ऐसा पढ़ लो कि सर कुछ एक्स्ट्रा काम दो घर जा करके हमको, 3 की जगह 6 वीडियो दो हमको, ताकि हम उसको एक सेक्शन को उधर से खत्म करें, एक सेक्शन को इधर से खत्म करें। समझ में आने से मतलब है हमको, ये एनर्जी होना चाहिए आप लोगों में, तब आप कंपटीशन कर पाएंगे। बहुत बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं कि आप छोड़ ही दो, उड़ानी का डेटा बताऊंगा तो हालत खराब हो जाएगा आपको। पूरे छत्तीसगढ़ में पता नहीं कितने बच्चे होंगे। थोड़ा एनर्जेटिक होके पढ़ो यार, बनेगा यहां तक? याद रहेगा पहला परिभाषा, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। केवल 2 गुणनखंड का मतलब एक गुणनखंड एक और एक वह संख्या स्वयं। केवल 2 ही गुणनखंड का मतलब केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाएगा, एक से और खुद से। फिर आप बोले एक से और खुद से सब जाते हैं, सबसे आसान जो किसी से भाग ना जाए वही क्या है? अभाज्य। समझ आ रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 1 से 50 तक कितनी? 1 अंक वाली कितनी? 2 अंक वाली। और सम संख्याओं में इकलौती सम संख्या 2 जो अभाज्य है। चलो भाज्य संख्या की परिभाषा लिखो, फिर समराइज कर रहा हूं मैं इसको। देखना ना, प्रश्न कराऊंगा अभी स्टेटमेंट वाले, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये तो बहुत सिंपल कर दिया है चीजों को। जबरन का हम डर रहे हैं कि व्यापम अभी क्या खेल रहा है। अभी 2 प्रश्न एक ही लेक्चर में, सोचो मंडी का 2 प्रश्न निपट जाएगा आपका आज ही के लेक्चर में। बस लिखेंगे, भाज्य संख्या की परिभाषा लिखिए, वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। The natural numbers which have more than 2 factors. The natural numbers which have more than 2 factors. वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। The natural numbers which have more than 2 factors. वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब देखो, केवल 2 ही गुणनखंड का मतलब क्या होगा? अभाज्य। और 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या होगा? भाज्य। समझ आ रहा है? केवल 2 गुणनखंड का मतलब अभाज्य, 2 से अधिक गुणनखंड बोला तो क्या बोलना है? भाज्य। चलो देखना, पहली प्राकृत संख्या क्या है? 1। 1 का कैठो गुणनखंड? इसका मतलब ये भाज्य भी नहीं होगा। ये प्रश्न भी आ चुका है, 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। अगली प्राकृत संख्या 2। 2 का कैठो गुणनखंड? 2 ठो, इसका मतलब ये भाज्य नहीं है। 3 का कैठो गुणनखंड? 2 ठो, इसका मतलब ये भी भाज्य नहीं है। 4 का कैठो गुणनखंड? 3 ठो, इसका मतलब 4 क्या है? भाज्य। 2 से अधिक होना चाहिए। अधिक मतलब कितना? जितना भी हो, 2 से अधिक। 6 क्या होगा? भाज्य। 6 के बाद कौन होगा भाज्य? 8 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, फिर 15, 16, 18, ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी? भाज्य। केवल 2 ही गुणनखंड तो अभाज्य और 2 से अधिक गुणनखंड तो भाज्य। 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। सीटेट में स्टेटमेंट में ये प्रश्न पूछा था 1 के बारे में। सीटेट का पेपर दिए होंगे, देखे होंगे, तो 1 को लेकर के प्रश्न आया था। तो वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, तो 2 से अधिक मतलब कि 3, 4, 40, 50 जितने भी हो जाएं, 2 से अधिक होने चाहिए। तो 1 का केवल 1 ही गुणनखंड नहीं होगा भाज्य, नहीं होगा भाज्य, नहीं होगा भाज्य। ये है भाज्य, 2 से अधिक गुणनखंड। ये है भाज्य, 2 से अधिक गुणनखंड। ये है भाज्य। ये देखिए, ये सब संख्याएं क्या होंगी? भाज्य। लिख लीजिए एग्जाम्पल, इसको लिख के काट दीजिए। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, ये सब क्या है? भाज्य। अरे अभाज्य को छोड़ दो तो जो बची वो क्या है? भाज्य है। तो स्टैंडर्ड परिभाषा ये है, केवल 2 ही गुणनखंड का मतलब अभाज्य और 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या होगा? भाज्य होगा। लिखे यहां तक? चलो अब समराइज कर रहा हूं, देखना अब याद क्या रखना है वो समराइज कर रहा हूं पूरे लेक्चर को अभी तक के। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? देखना, अब पूरे को समराइज कर रहा हूं, देखिएगा।
याद क्या क्या रखना है जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में काम आएगा, अभाज्य और भाज्य को लेके। समझ लिया है आपने पूरा। अब याद क्या रखेंगे, पहली बात ये याद रखेंगे कि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। कारण के साथ पता है आपको, एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, इसी वजह से ये ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य, क्योंकि अभाज्य का स्टैंडर्ड परिभाषा केवल 2 फैक्टर और भाज्य का स्टैंडर्ड परिभाषा 2 से अधिक फैक्टर। तो पहली बात आप याद कर लीजिए, याद करना है कि एक ना तो अभाज्य और न ही भाज्य। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि खुद से और एक से कभी किसी को भाग नहीं देंगे अपन। खुद से और एक से अपन कभी किसी को भाग नहीं देंगे, क्योंकि खुद से तो सब जाते हैं यार, और एक से भी सब जाते हैं। तो खुद से और एक से कभी किसी को भाग मत देना। सबसे आसान जो याद रखना है, एकदम सिंपल, अभाज्य का मतलब ऐसे जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए। और भाज्य का मतलब जो किसी से भी, जो किसी से भी भाग चली जाए, जो किसी से भी भाग चली जाए। देखना कितना आसान हो जाएगा काम, इसी को याद रखना है बस, गणित और रीजनिंग दोनों में। पहली बात, एक अभाज्य नहीं है, एक भाज्य भी नहीं है, कारण के साथ आपको पता है, अब याद भी कर लीजिए। दूसरी बात, खुद से और एक से कभी किसी को भाग नहीं देना है, क्योंकि खुद से और एक से सब भाग जाएंगे। मतलब खुद से और एक से तो सब जाएंगे, मतलब 2 गुणनखंड तो सबके साथ बैठे हुए हैं, एक और स्वयं सबके साथ बैठे हुए हैं। जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य, और जो किसी से भी भाग चली जाए वो भाज्य। चलो देखना, 2 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। 3 किसी से भाग जाएगा क्या? 4, 5 जाएगा क्या? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये देखो ऐसे चलना है। जो किसी से भाग ना जाए उसको क्या मारिए? अभाज्य। और जो किसी से भी चल जाए उसको क्या मारिए? भाज्य। अब इसको रिलेट कर रहा हूं, देखना इसके स्टैंडर्ड परिभाषा से, स्टैंडर्ड से ही रिलेट हो जाएगा तुरंत। थोड़ा सा और देखना एक बार। सर किसी से भी भाग नहीं जाने का मतलब, समझना, किसी से भी भाग नहीं जाने का मतलब केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा उसका, केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा, केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा। मैंने क्या बोला आपको कि खुद से और एक से भाग मत देना, क्योंकि खुद से और एक से सब जाते हैं, मतलब 2 गुणनखंड तो सबके साथ बैठे हुए हैं ना यार। अब किसी से भाग नहीं जाने का मतलब वही 2 ठो रह जाएंगे, वही 2 रह जाएंगे, और केवल 2 गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? अभाज्य। जैसे 11 किसी से भाग नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाने का मतलब इसका केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा, 1 और 11। मैं बोला 13 किसी से भाग नहीं जाएगा, किसी से भाग नहीं जाने का मतलब इसका केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा, 1 और 13। 19 किसी से भाग नहीं जाएगा, किसी से भाग नहीं जाने का मतलब इसका केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा, 1 और 19। जो किसी से भी भाग चली जाए वो भाज्य। कैसे हो गया सर? किसी से भी भाग जाने का मतलब तीसरा गुणनखंड मिल गया। जैसे 9 किससे भाग जाएगा? 3 से। 3 से गया, इसका मतलब इसका तीसरा गुणनखंड मिल गया, क्योंकि 2 तो कॉम्प्लीमेंट्री बैठे हुए थे। किसी से भी जाने का मतलब इसका तीसरा गुणनखंड मिला, और 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? भाज्य। समझ पा रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हैं? 10 किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा। 5 छोड़ो, चलो 2 ही से जाएगा। किसी से भी जाने का मतलब क्या? इसका तीसरा गुणनखंड प्राप्त होना, और 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या होता है? भाज्य। समझ आ रहा है? इसीलिए वहां से अपन ने ये आसान परिभाषा निकाल ली है। तो पहली बात याद रखेंगे, एक ना तो अभाज्य न ही भाज्य। कारण पता है, खुद से और एक से मत देना, सारी संख्याएं खुद से और एक से जाएंगी, मतलब 2 गुणनखंड तो सबके साथ कॉम्प्लीमेंट्री चिपके हुए हैं, तो खुद से और एक से मत देना किसी को। अब किसी से भाग नहीं गया, किसी से नहीं गया, इसका मतलब केवल 2 ही गुणनखंड रह जाएगा, अभाज्य कहलाएगा। किसी से भी भाग गया, इसका मतलब तीसरा गुणनखंड प्राप्त हो गया, और तीसरा प्राप्त होने का मतलब क्या कहलाएगा? क्लियर है यहां तक?
ये आपको परमानेंट रीजनिंग मैथ्स हर जगह पे याद रहेगा, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, अभाज्य और भाज्य, नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको। समझ आया पूरा? भाज्य संख्या के कुछ पॉइंट्स लिखिए जल्दी से, भाज्य संख्या के कुछ पॉइंट्स लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन चालू करता हूं। भाज्य संख्या के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए भाज्य संख्या के नीचे, सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या 4 है। 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 याद रहेगा? एक तो है ही नहीं दोनों में से कुछ भी, 2 और 3 क्या है? अभाज्य, तो 4 ही आएगा सबसे पहले। चलिए आप ही लोग बताइए, 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी? भाज्य संख्याएं ठीक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी थी? 25। 25 थी अभाज्य संख्याएं, 25 हो गई अभाज्य। इनको अलग कर दीजिए पूरा, एक न तो अभाज्य और न ही 26 संख्याओं को अलग करिए तो बची कितनी? 74। समझ आ रहा है? तो 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं। देयर आर 74 कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू 100। 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक 74। समझ आ रहा है 74 कैसे आया है ना यार? 25 तो अभाज्य, उनको अलग कर दो यार। एक ना तो अभाज्य और न ही भाज्य, 26 संख्याओं को अलग करेंगे तो बचेंगी कितनी संख्याएं? 74। याद रहेगा? अगला लिखिए 1 से 50 तक बताइए। ठीक, बढ़िया। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 34 भाज्य संख्याएं। 15 तो अभाज्य थी, इनको अलग कर दीजिए। एक न तो अभाज्य न ही भाज्य, 16 संख्याओं को अलग करेंगे तो बचेंगी कितनी? 34। तो 1 से 50 तक 34 भाज्य संख्याएं। याद रहेगा ना? देखो अभाज्य याद रखिए, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, बची कितनी? 75। लेकिन एक को भी तो हटाना है, वो न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, तो कितना बचेगा? 74। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी थी? 15। 15 अलग करिए, बची कितनी? 35। लेकिन एक को भी तो हटाना है, तो बची कितनी? 34। लास्ट पॉइंट लिखिए, 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। सिंपल सी बात है, 2 को छोड़कर, एक्सेप्ट 2, ऑल द इवन नंबर्स आर कंपोजिट। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। सिंपल सी बात है ना? सम संख्याओं में एक ही सम संख्या भाज्य थी, कौन थी वो? 2। 2 को छोड़कर सारी सम संख्या क्या होंगी? भाज्य, क्योंकि सबके 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे, और 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब भाज्य होगा। यहां तक पूरा देखिए फटाफट, क्वेश्चन चालू कर रहा हूं मैं। यहां तक देखिए, क्वेश्चन चालू करेंगे फिर। 2 मिनट समय दे रहा, यहां तक देखिए जल्दी से, जितना पढ़ाया मैंने। इसके बाद क्वेश्चन चालू करूंगा मैं। 2 मिनट समय दे रहा हूं बस। देखें यहां तक पूरा, समझ आया पूरा? क्या है अभाज्य, क्या है भाज्य? एक एक पॉइंट है आपके नोट्स में, आपके दिमाग में, समझ के पढ़ाया आपने, रटा कहीं पे नहीं है। ऑनलाइन में यहां तक सभी को समझ आया होगा। तो पहले मंडी सब इंस्पेक्टर के 2 क्वेश्चन करते हैं अपन, थ्योरेटिकल प्रश्न पहले करते हैं, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आएंगे। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी यहां से आते हैं। कल प्रैक्टिस सेट दिलवाऊंगा, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन उसके पहले परिमेय अपरिमेय को देख लेना यार, जिन्होंने नहीं देखा है।
कल परिमेय अपरिमेय के क्वेश्चन भी कुछ कराऊंगा, भिन्न संख्या में उचित अनुचित ये सब भी पढ़ाऊंगा कल। कल पूरा संख्या खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप देख लीजिएगा वीडियोस को। चलो क्वेश्चन करते हैं। मंडी सब इंस्पेक्टर के 2 क्वेश्चन हैं, उन दोनों को ही पहले करते हैं। दिए थे पेपर, नहीं दिए थे? दिए थे पेपर को। जो भी आपको लगता है लिखना है लिखते रहिएगा, ध्यान रखिए इस बात को। दूसरे का अगल बगल का चिंता मत करेगा वो क्या लिख रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स को, कंसेप्ट जो बताता है उसको लिखते रहते हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे फिर समझ में नहीं आता है पढ़ते समय। आपको जो लगे वो लिखते रहिएगा। जो आपको लगता है कि सर मेरे को लिखना है, लिखिए आराम से। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए, मंडी सब इंस्पेक्टर का प्रश्न है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है या फिर है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है या फिर है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है या फिर है? For the set of natural numbers, which one of the following? For the set of natural numbers, याद करो क्लासिफिकेशन पढ़ाते समय मैंने बोला था कि अभाज्य और भाज्य किसके 2 पार्ट होते हैं? प्राकृत संख्या के। For the set of natural numbers, which one of the following is (r) correct? कौन सा सही है पूछ रहा है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का मतलब प्राकृत संख्याओं का सेट, समझ आ रहा? प्राकृत संख्याओं का सेट 1 से लेके अनंत। जे में लिखेंगे जे। अच्छा, सम और विषम तो आता है ना आप लोगों को जो नहीं पढ़े हैं? सम और विषम तो जानते होंगे इतना तो यार। सम क्या होता है? ये सब होता है ना। प्राकृत संख्याओं में जो 2 से भाग जाएगा वो सम, और जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो क्या है? विषम। इवन एंड ऑड बोलते हैं, ये भी लिखवाया हूं। इसमें विवाद होता है, वो सब बताया था आप लोगों को कि क्या विवाद होता है इसमें। कुछ टीचर ऐसा पढ़ा देते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी दिया था तो पढ़ लीजिएगा। सम संख्याओं का मतलब प्राकृत संख्या में जो 2 से भाग जाए, और विषम का मतलब जो 2 से भाग ना जाए। चलो पहला लिखेंगे जे। सभी अभाज्य विषम हैं। सभी अभाज्य विषम है। सभी, सभी मतलब सभी। ऑल प्राइम्स आर ऑड। ऑल प्राइम्स आर ऑड। के में लिखिए 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर। एल में लिखिए सभी भाज्य संख्याएं सम हैं। सभी भाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं सम हैं। ऑल कंपोजिट नंबर्स आर इवन। ऑल कंपोजिट नंबर्स, सारी भाज्य संख्याएं सम हैं। एम लिखिए एक अभाज्य नहीं है। एक अभाज्य नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम। 1 इज नॉट अ प्राइम। अब 20 सेकंड से पहले मेरे को उत्तर मत देना, ताकि सभी लोग ट्राई कर पाए। उत्तर दे देंगे तो बाकी लोग सोच नहीं पाते हैं। फिर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, 20-25 सेकंड के बगैर उत्तर नहीं देंगे मेरे को। बन गया तो अच्छी बात है, बैठे रहिएगा बना के। ऑप्शंस क्या क्या थे मैं लिख रहा हूं। केवल जे पहला ऑप्शन था। 20 सेकंड लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं। केवल के और एम आप लोग बना लीजिए। केवल के और एम सही बताना है आपको। केवल के और एल।
जे, के, एल और एम सभी दस सेकेंड और लीजिए। सोचो मंडी सब इंस्पेक्टर में आया था, अभी आपने दिया है एग्जाम, एक और करा दूंगा प्रश्न भी। सोचो 1 घंटे के लेक्चर, 1.25 घंटे के लेक्चर में से 2 प्रश्न निकल रहे हैं, ये स्थिति है अभी। बताइए आंसर क्या आएगा, ABCD बताइए। क्या बोल रहे हैं? आपका सी आ रहा है? सी किसका किसका आया है? सी, हाँ सत्य है पूछा, सत्य है पूछा। सी आप चारों का आ रहा है, और बी किनका किनका आ रहा है? सबका आ रहा है बी। बी होगा यार, सी कैसे आ गया? सी कैसे आ गया? सी को देखिए क्या लिखा उसने, सी को देखो यार, इसमें क्या गलती कर रहे हो यार? इसमें तो ऐसा है कि सर गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें तो। सी में के और एल बोला है, सी तो वैसे भी आपका उत्तर नहीं होता सर। मेरे को अगर ये दोनों पता है ना कि दो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, दो अभाज्य संख्या, जिन्होंने बोला था सी दो अभाज्य है कि नहीं है ना, मतलब ये क्या है? एक अभाज्य नहीं है, नहीं है ना, मतलब ये भी क्या है? ये दोनों तो सही होगा ही सर, बाकी का टेंशन छोड़ो ना एक बार, ये दोनों तो सही होगा ही। अब ये दोनों सही होगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। समझो बात को, यही सब खेल खेलना है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ये दोनों तो गारंटीड सही है सर, और ये दोनों मेरे को नहीं पता, तो वैसे भी आप एग्जाम लायक हो या नहीं होगी। अगर ये दोनों भी नहीं पता है सर, मेरे को कोई और उपाय बताओ इसका उत्तर निकालने का, तो फिर तैयारी करो, अभी आपका तैयारी कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि दो अभाज्य है और एक अभाज्य नहीं है, ये बेसिक जानकारी नहीं है, मतलब आप पढ़े लिखे हो ही नहीं, जबरन टाइम पास के लिए एग्जाम देने गए हो आप, बस फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भरे हो। तो नहीं तो बोला है यार यहाँ पे, एक इज नॉट अ प्राइम, एक अभाज्य नहीं है, नहीं तो बोला है यहाँ पे। के और एम तो सही होगा, इसके हिसाब से तो ये दो ऑप्शन खत्म। समझ आ रहा है? दो ऑप्शन तो खत्म। अब बाकी को देख लेते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं क्या? नहीं सर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम कैसे हो जाएंगी? सभी मतलब सभी, मेरे दिमाग में सभी अभाज्य संख्याएं आ गई। सभी अभाज्य संख्याओं का मतलब ये देखिए, ये आ गई सभी अभाज्य संख्याएं। क्या ये सब की सब विषम है क्या? नहीं, दो ऑब्जेक्शन कर देगा, मतलब ये क्या है? गलत हो गया। एल से मेरे को मतलब ही नहीं था, मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब एल मान लो मेरे को नहीं पता है, तो भी मेरा उत्तर आ चुका है। समझ आ रहा है? बाकी एल देख लो, सभी भाज्य संख्या सम होती है क्या? अरे कैसे हो जाएंगी? सभी भाज्य संख्या सम कैसे हो जाएंगी? भाज्य में 4 है, 6 है, समझ आ रहा है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 30 है। तो क्या सारी भाज्य संख्या सम? पॉसिबल ही नहीं है ये तो। 9 को ही देख लो यार, भाज्य है। 15 को देख लो, भाज्य है। समझ आ रही? 21 को देख लो, भाज्य है। लेकिन क्या है? ये सब विषम है। ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये क्या होगा? गलत। के और एम सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। एल कैसे सही आ रहा है यार? एल सही कैसे हो सकता है? के एल एम सही है ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहली बात तो के एल एम सही है ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आप के और एम को ही मार के आ जाते। एल वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। के एल एम, आपको एल में डाउट आता तो जे बन गया था, तो भी तो बन ही जाता ना यार। जे आपने क्या बोला? गलत। के और एम सही, तो उसके हिसाब से एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास। बाकी एल में क्या ही दिक्कत है यार? सभी भाज्य संख्याएं, चलो लिखो तो भाज्य संख्याएं क्या क्या होती है? 4, 4 में भाज्य संख्याएं, फिर 6, फिर ये होती है ना, यही तो होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं तो कितनी सारी हैं यार, ये देखो ये सब होती है भाज्य। क्या ये सब सम होंगी क्या यार? कैसे हो जाएंगी यार? ये देखो, ये देखो, ये देखो, कहां से सारी भाज्य संख्याएं सम होंगी? ये तो संभव ही नहीं है।
और पहला वाला गलत क्यों हुआ? सभी अभाज्य विषम है। सर सभी के सभी अभाज्य संख्याओं को विषम कैसे बोल दोगे? देखो ना, इसमें 2 भी आता है तो सारी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी क्या? नहीं। समझ आ रहा है? बन जाएगा। सीटेट का एक प्रश्न सुनिएगा, बस लिखने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ओरली बता देंगे उसको। एक और प्रश्न आया था मंडी में, कराऊंगा, देखना कितना खतरनाक दिख रहा था वो प्रश्न और कितना आराम से बनेगा, वो भी प्रश्न कराऊंगा। दिखने में इतना खतरनाक था, PQRS 4 स्टेटमेंट दिए थे और बहुत आसान था, कराऊंगा उस प्रश्न को। उससे पहले मेरे को बताना इस प्रश्न का जवाब। एक प्रश्न में दे रहा हूं आपको, सीटेट का आया हुआ प्रश्न है ये, सीटेट का। एक के बारे में बोला था, 4 स्टेटमेंट दिया था और बोला था चारों में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट था एक एक अभाज्य संख्या है, पहला स्टेटमेंट था एक एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। दूसरा था एक एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। तीसरा था एक दोनों है, अभाज्य भी है और भाज्य भी है। और चौथा था एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। समझ आ रहा है? लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो एकदम सिंपल सा हो गया। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है ये। एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, अभाज्य भी और भाज्य भी, एक दोनों नहीं है, न तो अभाज्य है और न तो भाज्य है। तो एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, ये पूरा मेरे को पता है सर कारण के साथ। अभाज्य संख्या की परिभाषा पता है, भाज्य संख्या की परिभाषा पता है, एक दोनों की परिभाषा में ही सेटल नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक तो होगा ही सर, ऐसा थोड़ी है यार, दोनों नहीं है। एक क्या है फिर? एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक विषम संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक भिन्न संख्या भी है। बहुत सारे नाम है इसके। अभाज्य और भाज्य में एक कुछ भी नहीं है, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। समझ पा रहे हैं? यह प्रश्न आया था। चलो इसके आगे देखते हैं। एक और प्रश्न था, उसको करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी मर्ज कर रहा हूं मैं। जो एक प्रश्न और था मंडी वाला, कराऊंगा उसको, चिंता मत करिए। बड़ा प्रश्न है, समय लगेगा लिखने में, कराऊंगा उसको। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बता रहा हूं साथ साथ में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ऐसा रैंडम डेटा दे देगा, जैसे एक डेटा में आपके सामने दिया 437, एक डेटा मेरे मन में आया 437, मैं 437 आपको दिया और बोला ये अभाज्य है कि भाज्य है? देख के क्या लगता है? अभाज्य है या भाज्य है? ऐसे प्रश्न आते हैं। बस बताना क्या है, क्यों है, ये सब मत बताना, बस आप ये बताइए 437 क्या है, अभाज्य है कि भाज्य है? बस ये बताना क्या है, उसके आगे कुछ मत बोलना। क्या लगता है? प्राइम? आप कंपोजिट बोल रहे हैं, और क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख के क्या लग रहा है वैसे? लेकिन होगा नहीं, अभाज्य जैसा लग रहा है, लेकिन आपने पूछा है तो अभाज्य नहीं होगा ये। देखो यार, ठीक बोल रहे हैं, कैलकुलेशन के बिना नहीं बता सकते आप, ध्यान से समझो। देख के तो अभाज्य लग रहा है। पहली बात, आप लोगों के मन में जो जो चल रहा होगा वो बता रहा हूं मैं। कुछ लोग सोचे होंगे कि इकाई का अंक 7 है सर इसीलिए अभाज्य होगा। कुछ लोग ऐसा सोचे होंगे कि इकाई का अंक 7 है सर इसीलिए क्या है, ये अभाज्य है। कुछ लोग इकाई का अंक, किसी को बोलते हैं ना इकाई का अंक, तो कुछ लोग ऐसा बोले होंगे कि सर इकाई का अंक, ध्यान से समझना, कुछ लोगों के मन में तो जरूर आया होगा सर इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, ये 7 है सर इसीलिए अभाज्य है ये। तो पहली बात तो इकाई के अंक को देख करके आप अभाज्य का निर्धारण नहीं कर सकते। इकाई के अंक को देख करके, ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। इकाई के अंक को देख करके आप अभाज्य का निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे देखो तो मैं लिख रहा हूं 7, 17, 27, 77, इन सब के इकाई में कितना है? 7। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाज्य। ये दोनों क्या है? भाज्य। और ये दोनों क्या है? भाज्य।
समझ आ रहा है? सबके इकाई में 7 है, लेकिन ये दोनों अभाज्य हैं और ये दोनों क्या हैं? भाज्य। तो इकाई के अंक को देख करके कैसे डिसाइड कर लोगे? यार मैं तो वायलेशन कर दिया तुरंत। आपने बोला इकाई के अंक में 7 है इसीलिए अभाज्य है, मैं बोला इकाई के अंक में 7 तो चारों के हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं? अभाज्य, और ये दोनों क्या हैं? भाज्य। समझ आ रहा है? तो इकाई के अंक को देख करके आप निर्धारण नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों ने सोचा होगा सर विषम संख्या है तो अभाज्य होगा। कुछ लोगों ने यह सोचा होगा कि सर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, कुछ लोगों के हिसाब से विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है तो अभाज्य होगा। तो विषम संख्या है तो अभाज्य होगा, मैंने ऐसा कहीं लिखवाया क्या कि सारी विषम संख्या अभाज्य होती हैं? नहीं लिखवाया है। तो विषम संख्या के बेसिस पे अभाज्य नहीं बोल सकते। देखो ना यार, 5 विषम है ना, 7 विषम है, 9 विषम है और 15 भी क्या है? विषम। लेकिन ये दोनों क्या हैं? अभाज्य। और ये दोनों क्या हैं? ये देखो, तो विषम संख्याओं में कुछ अभाज्य भी हैं और कुछ भाज्य भी हैं, तो विषम संख्या है इसीलिए अभाज्य होगा। ये आप तर्क नहीं दे सकते, मतलब ना तो इकाई के अंक के आधार पे बता सकते हैं क्या होगा और ना ही विषम संख्या है इस आधार पे बता सकते हैं क्या होगा। कुछ और लोग ऐसे भी रहते हैं जो बोलते हैं सर हमने अंकों का टोटल कर दिया है, ये आया तो अभाज्य, ये आया तो भाज्य। ये तो और वाहियात चीज है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि अंकों का टोटल किए, ये आया तो अभाज्य, ये आया तो भाज्य। ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो ना तो इसके बेस पे बता पाओगे, ना तो इसके बेस पे और ना ही इसके बेस पे। केवल एक ही तरीका है, भाग दे दे के देखो, भाग दे दे करके देखना होगा। किसी से भाग नहीं गया तो अभाज्य मारना है और किसी से भी चल दिया तो भाज्य। जैसे समझना बात को, उसमें भी कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे, समझना बातों को। भाग दे दे के देखो। चलो कहां से स्टार्ट करेंगे भाग देना? 2 से। 2 से भाग जाएगा क्या? 3 से जाएगा क्या? 5 से जाएगा क्या? 7 से जाएगा क्या? 11 से जाएगा क्या? अच्छा, एक डाउट आपके मन में ये भी आना चाहिए कि सर भाग जो आप दे रहे हैं, भाग केवल अभाज्य संख्याओं से देकर देखते हैं। समझना, ये पूरे गणित में आपके साथ चलेगा। भाग केवल अभाज्य संख्याओं से दिया जाता है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। भाग केवल अभाज्य संख्याओं से दिया जाता है। आप बोले सर 4 से भाग क्यों नहीं दिए? आप बोले सर 6 से भाग क्यों नहीं दिए? आप बोले सर 8, 9, 10 से भाग क्यों नहीं दिए? आप 2 से दिए, 3 से दिए, फिर डायरेक्ट 5 से दिए, फिर डायरेक्ट 7 से दिए, फिर डायरेक्ट 11 से दिए। सर 4 से क्यों नहीं दिए? सर 6 से क्यों नहीं दिए? 8, 9, 10 से क्यों नहीं दिए? तो मैं बोल रहा हूं भाग केवल अभाज्य संख्याओं से देना है। भाग केवल अभाज्य संख्याओं से देना है। समझ आ रहा है? क्यों ऐसा बोल रहा हूं समझना। 4 से अगर इसको जाना ही होता ना तो 4 के सारे गुणनखंडों से जाएगा। फिर ये अगर 4 से कोई संख्या जाएगी तो वो 4 के सारे गुणनखंडों से जाएगी, मतलब इसको 4 से जाना ही होता तो पहले ही किससे निपट जाता? 2 से। 4 का नंबर ही नहीं आता। समझ आ रहा है? अगर 6 से कोई संख्या जाएगी तो वो 6 के सारे गुणनखंडों से जाएगी, मतलब इसको 6 से जाना होता तो पहले ही 2 और 3 दोनों से निपट जाता, 6 का नंबर ही नहीं आता। 8 से अगर कोई संख्या जाएगी तो 8 के सारे गुणनखंडों से जाएगी, इसको 8 से जाना ही होता तो 2 और 4 से, मतलब 2 से ही निपट जाता, 8 का तो नंबर ही नहीं आता। 9 से अगर कोई संख्या जाएगी तो 9 के सारे गुणनखंडों से जाएगी, मतलब इसको 9 से जाना होता तो पहले ही 3 से निपट जाता, 9 का नंबर ही नहीं आता। 10 से अगर कोई संख्या जाएगी तो वो 10 के सारे गुणनखंडों से जाएगी, तो इसको 10 से जाना होता तो पहले ही 2 और 5 दोनों से निपट जाता, 10 का तो नंबर ही नहीं आता। इसीलिए भाग केवल किससे देकर के देखते हैं? अभाज्य संख्याओं से। इसीलिए तो बचपन से ऐसा वर्गमूल निकाले हो ना, एलसीएम निकाले हो ना ऐसे, तो यहां पे जो संख्याएं आती हैं वो केवल क्या होती हैं? अभाज्य। नोटिस किए होंगे, वर्गमूल निकालते हैं ऐसे करके, लस लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम निकालते हैं ऐसे करके, तो यहां पे जो संख्याएं आती हैं वो केवल क्या होती हैं? अभाज्य। 2 आता है यहाँ पे, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 4 नहीं आता, 6 नहीं आता, 8, 9, 10 ये सब नहीं आते। यहां पर केवल कौन आता है? अभाज्य संख्याएं। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाग केवल किससे देना होता है? अभाज्य संख्याओं से। ऐसा नहीं कि सर मैं 4 से दे दिया तो गलती हो गया। क्या गलती? कुछ नहीं हुआ, बेवकूफी हो रहा है।
गलती नहीं हुआ है वो, 2 से गया नहीं तो 4 से देने बैठा है, ये बात हो जाएगा। समझ आ रहा है? गलती नहीं है वो, टाइम बर्बादी है, बेवकूफी है वो, मतलब आपको गणित फिर आता ही नहीं है। अगर आप 2 से चेक करो किससे जाएगा, 2 से नहीं गया, चले आप 4 से देके देखता हूं, अबे 2 से ही नहीं गया तो 4 से कहां से जाएगा वो, तो बेवकूफी है वो, समय बर्बादी है वो। तो भाग केवल किससे देना है आपको? अभाज्य संख्याओं से। चलो चालू करते हैं। 2 से भाग दिए गया क्या? 3 से गया क्या? 5 से, 7 से, 11 से, 13 से नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा। मान लो अब हुआ क्या, आप थक हार करके बोले किसी से तो नहीं जा रहा है, इसको क्या मार के आ गए? अभाज्य। थक हार करके आपने बोला सर किसी से तो नहीं गया, इतना आगे तो मैं जाता भी नहीं है, तो आप बोल दिए इतना आगे तक भाग दे दो, मैं तो 2, 3, 5, 7 में ही हार जाता, आप तो 11, 13, 17 तक पहुंच गए हो। नहीं गया, थक हार के क्या मार दिया? अभाज्य। घर आके देखा तो 19 से जा रहा था, ये देखो 19 दूना कितना होगा? 38, और 19 तरीका कितना? 57। 19 से जा रहा था ये तो, और किसी से भी जाने का मतलब क्या होगा? ये अभाज्य। 19 से जाने का मतलब इसका तीसरा फैक्टर कौन मिल गया? 19। एक और 437 के अलावा इसका तीसरा फैक्टर कौन मिल गया? 19। किसी से भी जाने का मतलब ये क्या हो गया? भाज्य। तो घर आके देखा तो 19 से जा रहा था। तो समस्या क्या आ रही है आपके सामने? समस्या ये आ रही है कि कहां तक भाग देके देखो समय। समझ आ रहा है? समस्या को समझा रहा हूं, समाधान इसके बाद देखेंगे क्या है इसका। मैं समस्या को समझा रहा हूं। समस्या क्या आ रही है कि सर कहां तक भाग देना है, कौन बताएगा हमको? सर मैं 17 तक दिया, घर आके देखा तो 19 से जा रहा था। मैं अगले बार क्या किया एग्जाम में कि 19 को बेस बना दिया, 19 तक तो देना ही है मेरे को। नंबर ऐसा है जो सीधे 23 से जा रहा था, फिर मैं 23 को अगले एग्जाम में बेस बना दिया, 23 तक तो देना ही 6 भाग। नंबर ऐसा है जो सीधे 29 से जा रहा था। तो समस्या क्या है? कहां तक भाग देके देखें। तो एक नियम है जो आपको लिमिट बताएगा, एक नियम है जो आपको लिमिट बताएगा कि यहां तक भाग देके देखो, जाना होगा तो इन्हीं में से किसी से जाएगा, नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा। वो नियम बता रहा हूं क्या है। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ यहां तक? समस्या क्या है समझ पा रहे हैं? समस्या है कि कहां तक भाग देके देखें, कोई लिमिट पता होनी चाहिए। तो एक नियम है जो आपको लिमिट बताएगा कि यहां तक भाग देके देखो, जाना होगा तो इन्हीं में से किसी से जाएगा, नहीं गया तो आगे भी गारंटीड किसी से नहीं जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है। वो नियम क्या है बता रहा हूं। इसके अलावा एक बात और समझो कि अभी थोड़ा सा भाग दे देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाग देने वाला। आगे जाके एक टॉपिक पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इस लेवल तक का पढ़ेंगे, देखना रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। 20 तक के नियम तो ओरली रटे होंगे आपको, एकदम ओरली। और बड़े बड़े नंबर्स के भी नियम बनाना सिखाऊंगा आपको, बनाना सिखाऊंगा वो नंबर्स, बहुत कंसेप्चुअल है टॉपिक वो। तो विभाज्यता के नियम जब पढ़ लेंगे ना तो 20 तक के नियम रटे होंगे, तो भाग देना ही नहीं पड़ेगा, देख के बता देंगे किससे जा रहा है किससे नहीं जा रहा है। अभी आप नहीं पढ़े हैं तो अभी थोड़ा भाग दे दे के देखना पड़ेगा, 2 से नहीं गया दे के देखना, लेकिन ओरली देना। ये नहीं कि ऐसे बैठ गए 2 से भाग देने, फिर ऐसे बैठ गए 3 से भाग देने, फिर ऐसे बैठ गए 5 से भाग देने। ओरली देना। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 अठे 16 नहीं जा रहा है। 3 से, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 3 पचे 15 नहीं जा रहा है। ऐसे ओरली भाग देना अभी, लेकिन भाग तो देना पड़ेगा। आगे जाके विभाज्यता के नियम जब पढ़ाऊंगा तो आपको भाग देना ही नहीं पड़ेगा, आप सारे नियम को दिमाग में बैठाए रखिए, ओरली कैलकुलेशन चलेगा पूरा। तो अभी समस्या क्या आ रही है? अभी फिलहाल समस्या ये आ रही है कि सर कहां तक भाग दे के देखना है, कोई लिमिट बता दे कि कहां तक भाग दे के देखूं। समझ आया समस्या क्या है? चलो अब इसके समाधान पे चर्चा करते हैं। चलो नियम को लिखो, नियम क्या है, वो लिमिट कैसे पता की जाए। समस्या समझ आ रही है ना यार? सीधे इसका समाधान बताता तो समझ में नहीं आता कि सर क्यों किए हैं ऐसा। तो समस्या क्या है पहले तो वो आपको समझना था। समस्या को आप समझ गए हैं, अब इसके समाधान पे काम करते हैं। चलो नियम क्या है वो देखते हैं। नियम को देखने के लिए, नियम को देखने के लिए पहले तो आपको याद होने चाहिए वर्ग। नियम में इन वर्गों की आवश्यकता पड़ेगी। नियम में तो खैर पड़ेगी ही, पूरे गणित में पड़ेगी।
वर्ग। कहां तक के याद है वर्ग बताओ? 20, 25, 30, 5, 10 कितना? कम से कम 25 तक का तो नीड रहेगा ही हर जगह पे, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। रीजनिंग में बहुत काम आएगा, जो 4-5 चैप्टर बोला था ना उनमें ये वर्ग घुसेगा बार बार। लिखो फटाफट नोट करिए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे करते करते मैं लिख रहा हूं पूरा 25 तक का। 10 तक का तो याद ही होगा ना यार सभी को, नोट कर लीजिए, ये आगे भी काम आएगा। वन स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। यहां तक तो सभी को याद होगा। 11 का स्क्वायर बोलो 121, 12 का वर्ग 13 का वर्ग, 14 का वर्ग 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग, 20 का वर्ग, 21 का वर्ग कितना? 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 24 का वर्ग, 25 का वर्ग। कम से कम यहां तक का याद होना चाहिए, इसके आगे याद है तो अच्छी बात है। 26 का कितना होता है? 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का और 30 का 900। लिख लीजिए उसको भी, फिर 30 तक याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 26 का वर्ग 676 लिख लीजिए, 27 का वर्ग 729 लिख लीजिए, 28 का कितना बोले बोलो 784, 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग 900। 30 तक के वर्ग को याद रखना पड़ेगा, जिससे कि मैथ्स और रीजनिंग का बहुत सारा पोर्शन आपका खत्म हो। एनालॉजी में तो बहुत काम आता है, सादृश्यता सुने होंगे जो, वर्ग का योग, वर्ग का अंतर, ये सब बहुत खेलता है एनालॉजी में। यहां तक नोट करिए, नियम क्या है बताता हूं मैं, और मंडी वाला क्वेश्चन एक जो बचा है वो कराऊंगा। कल प्रैक्टिस शीट ले लेना, लेकिन वीडियोस को देखना है। जो लेट ज्वाइन किए, मतलब आज मेरा पहला क्लास जो अटेंड कर रहे हैं, और क्लास पे विश्वास रखिए, आप 3 दिन पढ़िए, 2-2, सवा 2-2 घंटा, 6 घंटा हो जाएगा सप्ताह में। वर्ग 3 में ज्यादा है नहीं, आप अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें पूरा बताया था सिलेबस को। वर्ग 3 में मेनली आपको पढ़ना है अंक गणित और ज्यामिति क्षेत्रमिति, और पेडागोजी तो पढ़ना ही है। वर्ग 2 में तो सभी कुछ पढ़ना है, बीज गणित भी पढ़ना है, त्रिकोणमिति भी बोल रहे हैं आएगा, सांख्यिकी भी पढ़ना है। प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस शीट लगाइए, इससे बाहर कुछ मत काम करिए। हो गया यहां तक? लिखे यहां तक पूरा? अब नियम क्या है, उससे पहले टर्म बार बार मेरे मुंह से भी सुनेंगे, पूर्ण वर्ग। ये जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग। ये जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं पूर्ण वर्ग, ध्यान रखिएगा, इनको पूर्ण वर्ग कहते हैं। बार बार ये टर्म मेरे मुंह से आप सुनेंगे अभी, पूर्ण वर्ग। और बाकी जो मंडी में प्रश्न आया था उसमें भी पूर्ण वर्ग का एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया था। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। तो टर्म बार बार अभी मेरे मुंह से सुनेंगे आप, डब्बे में जितने को बंद किया हूं मैं, ये क्या है? पूर्ण वर्ग। क्या होता है पूर्ण वर्ग? इसके क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, वर्गमूल घनमूल के चैप्टर में पूरा सेपरेट टॉपिक है पूर्ण वर्ग का। ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या जोड़ें जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाएं, क्या गुणा करें, क्या भाग दें, छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग जो इन चारों से भाग चली जाए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 19 शिक्षक भर्ती में तो एक सेपरेट प्रश्न भी आ चुका है पूर्ण वर्ग का। तो पूर्ण वर्ग में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं, बस थोड़ा सा बता रहा हूं कि किसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। अगर किसी संख्या को
किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में आप लिख पा रहे हैं। वैसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, एक सामान्य सी परिभाषा बता रहा हूं। अगर किसी संख्या को किसी प्राकृत संख्या के स्क्वायर के रूप में लिख पा रहे हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग। अगर किसी संख्या को किसी प्राकृत संख्या के स्क्वायर के रूप में आप लिख पा रहे हैं, अगर किसी संख्या को किसी प्राकृत संख्या के स्क्वायर के रूप में लिख पा रहे हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग। जैसे 25 पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि मैं इसको 5 का वर्ग लिख सकता हूं। 100 पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि इसको मैं 10 का वर्ग लिख सकता हूं। 144 पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि इसको मैं 12 का वर्ग लिख सकता हूं। 169 पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि इसको मैं 13 का वर्ग लिख सकता हूं। जैसे 625 पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि इसको मैं 25 का वर्ग लिख सकता हूं। समझ आ रहा है? तो किसी भी संख्या को अगर मैं किसी प्राकृत संख्या के किसी भी संख्या को अगर मैं किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में लिख पा रहा हूं, मतलब वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण वर्ग। इसीलिए ये सारे नंबर से देखिए ना, ये सारे नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? पूर्ण वर्ग। शुरुआत के 30 पूर्ण वर्ग आपके सामने लिख दिया हूं। ये अगर रटे हुए हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। शुरुआत के 30 पूर्ण वर्ग, पहला पूर्ण वर्ग कौन है? 1, दूसरा कौन है? 4 है। ऐसे करके शुरुआत के 10, फिर अगले 10 और अगले 10, शुरुआत के 30 तो पूर्ण वर्ग में आपके सामने लिखा हूं। ये याद रहेगा तो काम बहुत आसान होगा आगे के चैप्टर्स में भी। याद रहेगा इतना? अच्छा, 2 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 2 पूर्ण वर्ग है कि नहीं? बोलो यार, है क्या 2 पूर्ण वर्ग? 2 को किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में लिख पाओगे क्या? नहीं। देखो ना, 1 के बाद सीधे कौन आ गया? 50 पूर्ण वर्ग है कि नहीं? 50 को किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं लिख पाऊंगा। देखो 49 के बाद सीधे कौन आ गया? 64। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। शुरू के 10, फिर अगले 10 और उसके बाद अगले 10। याद रहेंगे पूर्ण वर्ग क्या होते हैं? रैंडम मैं बोला एक आध पूर्ण वर्ग का एग्जांपल बताओ। 4, 9, 16 ऐसे रैंडम बता सकते हो। मंडी सब इंस्पेक्टर वाले में पूछूंगा ऐसे। समझ आ रहा है? मैं बोला एक आध पूर्ण वर्ग का एग्जांपल बताइए तो आप बोल पाएंगे ना, 4 पूर्ण वर्ग है सर, 9 पूर्ण वर्ग है सर, 16 पूर्ण वर्ग है सर, 36 पूर्ण वर्ग है सर, 121 पूर्ण वर्ग है सर, एक भी क्या है? पूर्ण वर्ग। दे पाएंगे एग्जांपल ना? चलो अब नियम में आते हैं। पहले तो मंडी वाले प्रश्न को देखेंगे बाद में। चलो नियम को समझो, नियम को समझो। नियम मतलब वो लिमिट का खोज अपन कर रहे हैं, लिमिट को खोज रहे हैं अपन। अब ध्यान से समझना, उसी प्रश्न को लेता हूं। प्रश्न क्या था? 437 डेटा था। 437 437 को चेक करना था 437 अभाज्य है या भाज्य है। किसी से भी भाग नहीं गया तो अभाज्य, किसी से भी भाग नहीं गया तो 2 ही गुणनखंड रह जाएगा, और किसी से भी भाग गया तो क्या होगा? भाज्य। 2 से अधिक गुणनखंड मिल जाएगा। दिक्कत था लिमिट को लेकर के। लिमिट कैसे पता करेंगे? थोड़ा ध्यान से अगला 5 मिनट सुनना। जिस संख्या को मेरे को चेक करना है, जिस संख्या को मेरे को चेक करना है, उसके जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग देख लेना कौन सा है। जिस संख्या को मेरे को चेक करना है उसके जस्ट आगे, उससे तुरंत आगे, उससे जस्ट बड़ा, जिस संख्या को मेरे को चेक करना है इससे जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग कौन है? 441। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जिस संख्या को मेरे को चेक करना है उससे जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग, ये देखो ना, ये सब पूर्ण वर्ग हैं। तो 437 से जस्ट बड़ा, बड़ा देखना, बड़ा देखना, बार बार बोल रहा हूं। 437 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग कौन है? 441। दिखाइए 441 किसका वर्ग है? बस लिमिट क्या पकड़ लिए? 21। एकदम सिंपल सा काम है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूं मैं कि n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p, ये सब रहता है बुक में लिखा हुआ, वो सब देखने का कोई मतलब नहीं है। आप सीधे आसान शब्दों में समझो। 437 को चेक करना है तो 437 के जस्ट आगे वाला, 437 से जस्ट बड़ा, देखो ना 437 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग कौन है? 441। 441 किसका वर्ग है? 21। लिमिट क्या पकड़े? 21। अब जिसको लिमिट पकड़े हैं उससे छोटी,
याद से करना ऐसा काम। जिसको लिमिट पकड़े हैं उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। जिसको लिमिट पकड़े हैं उससे छोटी सारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स लिख दीजिए। तो जिसको लिमिट पकड़े हैं उससे छोटी सारी अभाज्य संख्याएं आराम से आप लिख सकते हैं। लिख दिया सर, इन्हीं से भाग देना है। जाना होगा तो इन्हीं में से किसी से जाएगा, नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? एकदम सिंपल सा काम है। जिस संख्या को चेक करना है 437, तो 437 को मेरे को चेक करना है, तो 437 के जस्ट आगे वाला 437 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग देख लो। तो 437 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग कौन है? 441। 441 किसका वर्ग है? 21 का। तो 21 को पकड़ लीजिए लिमिट। अब जिसको लिमिट पकड़े हैं उससे छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख दीजिए। अब 21 से छोटी अभाज्य संख्या फटाफट लिख सकते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19, इन्हीं से भाग देना है। जाना होगा इन्हीं में से जाएगा, नहीं गया तो आपको टेंशन आगे का नहीं लेना है। भाग देंगे। 2 से जाएगा क्या? 3 5 7 11 13 17, किससे जाएगा? किसी से भी जाने का मतलब क्या हो जाएगा? अब एक और लाइन सुनिए पहले। अभी थोड़ा भाग देने में आपको मेहनत लग रहा है कि सर भाग देना पड़ रहा है, मेहनत है, तो अभी थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। आगे जाके विभाज्यता के नियम पढ़ाऊंगा तो भाग देना नहीं पड़ेगा, देख करके समझ में आ जाएगा। और एक सजेशन मैं ये भी दूंगा कि भाग हमेशा उल्टे साइड से देते हुए आना। भाग हमेशा उल्टे साइड से देते हुए आना, क्योंकि इसको जाना होगा अगर तो जनरली बड़ी संख्या से ही जाएगा। अरे समझ आ रहा है? कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं कि इसको अगर जाना हुआ तो 2 से तो जाएगा नहीं। आप ऐसा कोई नंबर तो देगा नहीं कि 2 से चल दे रहा थे। इसको अगर जाना हुआ तो जनरली बड़ी संख्या से जाएगा, तो भाग उल्टे साइड से देते हुए आना। इससे फायदा क्या होगा? 19 से भाग दिया, अरे चल दिया सर, चल दिया तो मेरे को इनसे भाग देना ही नहीं पड़ा, मैं सीधे क्या मार दिया? भाज्य। 19 से नहीं जाता तो भाग देता 17 से, 17 से नहीं जाता तो भाग देता 13 से, किसी से नहीं जाता तो क्या बोलता इसको मैं? अभाज्य। अब ऐसा नहीं कि सर 19 में नहीं गया तो इनसे भी कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई नंबर 19 से नहीं गया वो 7 से चल देगा। कोई नंबर 17 से नहीं गया वो 7 से चल देगा। तो 19 से नहीं जाता ये तो 17 से देगा, 13 से, 11 से, किसी से नहीं जाएगा ना, तब क्या मारेंगे? अभाज्य। और किसी से भी गया तो भाज्य मार के आगे बढ़ जाओ आप। तो एकदम सिंपल सा काम है। वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, क्या नियम है, क्या लिमिट है। तो आपको जिस संख्या को चेक करना है, 437 को चेक करना है, तो 437 के जस्ट आगे वाला 437 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग देखो क्या है। तो 437 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग 441। 441 किसका वर्ग है? 21 का। 21 को लिमिट लिख लो और जिसको लिमिट पकड़े हो उससे छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को लिख डालो। केवल अभाज्य संख्याओं को लिखना, भाज्य संख्याओं को लिख करके बेवकूफी मत करना। तो 21 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख दो, इन्हीं से भाग देना है। जाना होगा तो इन्हीं में से जाएगा, नहीं गया तो आगे भी किसी से नहीं जाएगा। 19 से जा रहा है, 19 से जाने का मतलब इसका तीसरा फैक्टर कौन मिल गया? 19। और 2 से अधिक फैक्टर का मतलब क्या होगा? भाज्य। यह है आपका अभाज्य और भाज्य पता करने का एक तरीका। बनेगा यहां तक? नोट कर लीजिए, एक आध दो प्रश्न लिखिए, फिर चेक करके बताइए मेरे को। कुछ प्रश्न और बचे हैं, देखते हैं आज हो पाएगा तो, नहीं तो कल कराऊंगा उसको। कल भिन्न संख्या वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। परिमेय अपरिमेय के 12 रिजल्ट लिखवाने हैं मेरे को, इसीलिए एक बार देख के आइएगा। परिमेय परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या, परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या, अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या, ऐसे जोड़ घटाओ गुणा भाग के टोटल 12 रिजल्ट, जहां से एक प्रश्न आना लगभग तय रहता है हर एग्जाम में, वो लिखवाऊंगा उसको। तो देख के आना कल। ऑनलाइन का एनरोलमेंट ले लीजिए और पुराने लेक्चर्स को फटाफट कंप्लीट करिए, क्योंकि पुराने लेक्चर्स अगर नहीं देखेंगे पिछले वीक वाले तो लोड बढ़ते जाएगा। हो गया यहां तक? बनेगा? कोई डाउट तो नहीं? 173 को चेक करिए। चलिए 173 चेक करिए। 173 को चेक करेंगे। 173 को चेक करिए।
173 चेक करेंगे। ठीक, बाकी लोग चेक करिए। इतना जल्दी भाग दे दिए क्या? भाग पूरा कर लीजिए भाई, जिनको पता है ठीक बात है, जिनको नहीं पता है अपना उत्तर निकालिए। छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम में, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, और जो अच्छा मैथ्स बनाते हैं उनसे छोटी गलतियां ही होती हैं, और फिर बड़े प्रश्न बनाने का कोई मतलब निकल नहीं जाता। नंबर तो उतना ही देगा वो, ज्यामिति का बनाओ चाहे अभाज्य संख्या का बनाओ, नंबर तो बराबर ही देगा वो। सिलेक्शन वही ले पाएगा जो आसान प्रश्नों को बनाएगा और टफ प्रश्नों को भी बनाएगा, वही सिलेक्शन ले पाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अभाज्य आएगा। बनाओ बनाओ, 173 के तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग कौन है? 196। 196 किसका वर्ग है? लिमिट क्या पकड़ेंगे? 14। 14 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को लिख दीजिए, उन्हीं से भाग देना है बस, किसी से भाग नहीं गया तो अभाज्य मारिए। बनाओ बनाओ जल्दी से यार। अभाज्य आएगा, बाकी लोग बनाइए। याद रखिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए बस, अपने शब्दों में लिखना है, लिख लीजिए उसको। अभाज्य आ रहा है क्या सभी का? इससे नहीं बन पा रहा है बताइए, हाथ उठाइए। सभी से भाग दो ना यार, सभी से दिए, सबसे दे दिए भाग। 13 से दिए, नहीं जा रहा है। 11 से नहीं जा रहा है ना, दिए है ना। 173 को चेक करना था, 173 के जस्ट आगे वाला, 173 से तुरंत बड़ा, बड़ा लेना, छोटा में दिक्कत हो सकता है। 173 से, अच्छा ऐसा नियम कहां से बना देखना, वी बॉड मास पढ़ाते समय समझाऊंगा कि ये नियम बना कहां से है, ये भी समझ में आएगा आपको कि कैसे हो गया सर ये। 173 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग क्या है? 196 ना, अरे है ना, ये किसका वर्ग है? ये 14 का। तो लिमिट क्या पकड़ लिए? 14। अब लिमिट पकड़े 14, 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13। समझ आ रहा है ये? चलिए भाग दीजिए उल्टे साइड से, 13 से भाग दीजिए, 13 एक कम 13, 4 और 3 43 जाएगा क्या? 11 एक कम 11, 6 और 3 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 3 और 3 33 नहीं जाएगा, 5 तियां 15, 2 और 3 23 नहीं जाएगा, 3 पचे 15, 2 और 3 23 नहीं जाएगा, 2 अठे 16, 1 और 3 13 नहीं जाएगा, किसी से भी नहीं गया, इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य बन जाएगा। किसी से भी भाग नहीं जाने का मतलब अभाज्य होगा। थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स वगैरह दूर करिएगा, इसीलिए प्रॉपर ध्यान से बनाइएगा, हड़बड़ाहट जो है एग्जाम में भी बने रहेगा, वरना एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मेंटेन करना है, दोनों को, समझिएगा बात को, समझ आ रहा है? एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मेंटेन करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। बहुत ज्यादा हड़बड़ी के चक्कर में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, एकदम सिली सिली मिस्टेक्स होंगे, और वो आपके अच्छे प्रश्नों को बनाने का कोई फिर महत्व दिखने नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप अच्छे प्रश्नों को बनाएंगे, इधर आसान प्रश्न तो आपके निपट गए हैं, तो बैलेंस होकर के बराबरी पहुंच गए आप दूसरे बच्चों के। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कर पाएंगे? 161 पूछा गया था व्यापम में एक बार, सिंपल सा प्रश्न है एकदम, ये तो दिख ही जाएगा तुरंत। 161 ट्राई करो तो, 161 क्या है दिख जाएगा तुरंत ये तो। ठीक, 161, बाकी लोग बनाइए। 161, 161, 161। आराम से बनाओ, देख तक के भाई, गलती उत्तर मत करो। किसी से भी भाग गया मतलब भाज्य। ठीक, 161 को चेक करना है।
आ रहा है? किससे भाग जा रहा है? 7 से जा रहा होगा। किसी से भी जाने का मतलब तीसरा फैक्टर मिलना। 161 चेक करना है आपको। 161 के जस्ट बड़ा, 161 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग क्या है? 169। 161 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग क्या है? 169 है ना। 169 किसका वर्ग है? 13 का। तो लिमिट क्या पकड़े? 13। लिमिट 13 पकड़े। 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। तो 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 यही तो होंगी। 13 को पकड़े तो उससे छोटी, 14 को पकड़े उससे छोटी। चलिए 11 से भाग दीजिए। 11 एकम 11, 5 और 1 51 नहीं जाएगा। 7 दूनी 14, 2 और 1 21 जाएगा। किसी से भी जाने का मतलब इसका तीसरा फैक्टर मिलना। 1 और 161 के अलावा तीसरा फैक्टर कौन मिल गया? 7। और 2 से अधिक फैक्टर का मतलब भाज्य हो गया। समझ आ रहा है? बन पाएगा? ये सब काम करना है। प्रैक्टिस शीट में भी क्वेश्चंस हैं इसके। पहला नंबर अपन ने 437 लिया। 437 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग कौन था? 441। तो लिमिट क्या बना यहां पे अपना? 21। दूसरा प्रश्न आपने 173 दिया सर, इसके जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 196। तो लिमिट क्या बना? 14। अगला प्रश्न आपने बोला सर 161, 161 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 169। तो लिमिट क्या बना? 13 बना। अब एक बात ये समझो सर, जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा और आगे वाला याद आ रहा है तो उसको ले लो। गलत थोड़ी होगा। 2-4 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे भाग देने के लिए, दे देंगे भाग, उसमें क्या ही दिक्कत है। जस्ट आगे वाला याद नहीं आ रहा तो उसी के पीछे मत पड़े रहना। जैसे 173 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। 173 को चेक करना, समझना। नियम तो बता दिया मैं, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा हूं। 173 को चेक करना है। अब इसके जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग मेरे को याद नहीं आ रहा है। 196 मेरे को याद नहीं आ रहा है। 400 लेकिन याद आ गया। 400 सबको याद भी रहता है। 400 क्या है? पूर्ण वर्ग। याद आ गया। 400 किसका स्क्वायर है? तो लिमिट किसको पकड़ लिया? 20। लिमिट 20 को पकड़ा तो 20 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिखने बैठ गया। तो गलत हो गया क्या मेरा उत्तर? गलत काहे होगा यार? गलत काहे होगा? नंबर्स थोड़े से बढ़ गए हैं भाग देने वाले, गलत नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? नंबर्स ये एक्स्ट्रा आ गए हैं। कितना ही समय लगता है भाग देने में यार। भाग दे दो। 19 से नहीं जाएगा। 19 नमा 171 होता है, नहीं जाएगा। 17 दहम 170 होता है, नहीं जाएगा। कितना ही समय लग रहा है। एक्चुअल में लिमिट पकड़े थे अपन क्या? 14। नियम बोलता है कि जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग देख लो। जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग देखो। 173 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 196। 196 किसका वर्ग है? 14। 14 को पकड़ लो लिमिट। नियम ये बोलता है। 161 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग 169 है। 169 किसका वर्ग है? 13 का। तो लिमिट पकड़ लो 13। लिमिट 13 पकड़े, 13 से छोटी अभाज्य संख्या लिखो। लिमिट 14 पकड़े, 14 से छोटी अभाज्य संख्या लिखो। इन्हीं से भाग देना है। इन्हीं से भाग देना है। जाना होगा तो इन्हीं में से किसी से जाएगा। नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं बोला कि जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग याद नहीं आया सर मेरे को एग्जाम में। 173 के तुरंत आगे कौन आता है मेरे को याद नहीं आया। मेरे को सीधे याद कौन आया? 400। 400 किसका वर्ग है? 20 का। तो लिमिट किसको पकड़ लिया? 20 को। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 2 संख्याएं एक्स्ट्रा आ गई हैं। कितना ही समय लगता है उनसे भाग देने में, लेकिन बड़ा ही देखना। समझ आ रहा है? जिसको चेक करना है उससे बड़ा पूर्ण वर्ग देखना। बड़ा में जस्ट बड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट बड़ा याद नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा याद है तो भी चलेगा। और समझ आ रहा है ना? वहां 196 खोजने मत बैठ जाना कि 173 के जस्ट आगे कौन 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 निकालने बैठ गए कि 12 इंटू 12 कितना, 13 इंटू 13 कितना, 14 इंटू 14 कितना। मैं बोला जस्ट आगे वाला याद नहीं है तो और आगे वाला भी याद है तो चलेगा, लेकिन बड़ा ही देखना है आपको। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। मान लो इतनी संख्याओं से मेरे को भाग देना था, लिमिट ये है। आप इतनी संख्याओं से भाग दे देंगे तो गलत होगा क्या? उत्तर नहीं होगा। लेकिन आप इतनी संख्याओं से भाग देंगे तो गलत हो सकता है। तो आपको मैं बोला जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग देखो। जस्ट बड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है, जस्ट बड़ा याद नहीं है तो और बड़ा चलेगा। क्लियर हुआ यहां तक? कल कराता हूं इसके कुछ क्वेश्चन और।
यहां तक पढ़ के आइए। क्लास रेगुलर आइएगा, 3 दिन क्लास चलेगी। 3 दिन का जो कंटेंट क्लास में होगा उसको नोट करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और सोम मंगल बुध को मेरी क्लास नहीं रहती, सीडीपी लैंग्वेज जो भी लगता है आप लोगों का, जीएस वगैरह, जीएस का भी सेक्शन रहेगा। सहायक शिक्षक में 15 नंबर का बोल रहे हैं, जीएस का भी सेक्शन रहेगा। सहायक शिक्षक में बोल रहे हैं 15 नंबर का। और शिक्षक में 50-50 का आया ना, तो 50 में 15 नंबर के आसपास का जीएस रहेगा। गणित वालों को भी जीएस पढ़ना पड़ेगा, शिक्षक में भी, ध्यान रखिएगा। तो 3 दिन आपकी क्लास होगी मैथ्स की 2-2 घंटे की, और 3 दिन आपका सीडीपी जीएस वगैरह लग रहा है वो लगने दो। और सोम मंगल बुध को मेरी क्लास नहीं होगी तो उसके नाम के मैं कुछ लेक्चर्स आपको देके जाता हूँ, अलग से पूरा फोल्डर बनता है अपने सोम मंगल बुधवार के नाम का। एक एक लेक्चर तीनों दिन आपको देखना होता है। वो सेगमेंट जब क्लास में कराऊंगा तो फिर कर लीजिएगा, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए दे रहा हूं उसको। मैं चाह रहा हूं कि मैराथन क्लासेस जब हम चालू करें तो उससे पहले आप सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़े हो, चाहे वो घर बैठ के रिकॉर्डिंग देख के पढ़े हो, चाहे यहाँ के लाइव पढ़े हो, चाहे घर बैठ के लाइव पढ़े हो, लेकिन एक बार सारे टॉपिक्स को आपने टच किया है मैराथन चालू होने से पहले, तभी वो मैराथन क्लासेस बैठ के देखेंगे तो पूरा रिवीजन हो पाएगा आपका। तो सोम मंगल बुध के नाम का हर बैच में चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोगों का कोई अनोखा बैच है किसी में दे रहा हूं मैं, हर बैच में चल रहा है। इवन फरवरी मार्च के बैच में भी चल रहा है वो। 3 दिन यहाँ क्लास ले रहा हूँ, 3 दिन का लेक्चर दे के जा रहा हूँ। रायपुर में सेम वही चल रहा है, सोम मंगल बुध को वहां क्लास लेता हूँ, गुरु शुक्र शनि के नाम को उनको दे के आता हूँ लेक्चर। प्रॉपर बच्चे बना रहे हैं, नोट्स दिखाते हैं मेरे को, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। डाउट तो आएगा ही नहीं आपको मेरे लेक्चर में, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। आज भी आप लोगों को डाउट तो कुछ आया नहीं है, वो मैं पहले से ही क्लियर कर दूंगा, तो मेरे लेक्चर में डाउट आपको आएगा ही नहीं। क्वेश्चन का है, कल ले आइएगा, उसको बता दूंगा। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगे हाथ करा दूंगा मैं। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, जैसे नंबर का हो गया सेक्शन पूरा, तो नंबर के जितने भी क्वेश्चन टेस्ट में आए हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर दूंगा मैं। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट में, कथन कारण पूत वाले प्रश्न। हाँ तो कल करा दूंगा, परिमेय कराऊंगा मैं। मंडी का सेकंड क्वेश्चन कल करा दूंगा मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समय लगेगा लिखने में मेरे को उसको। बन जाएगा यहाँ तक। जो नए लोग हैं जिनका पहला क्लास है, एनरोलमेंट ले लीजिए, सोम मंगल बुध के नाम का आएगा। अगर शिक्षक भर्ती निकालना है तो ये करना पड़ेगा, वरना बहुत पीछे हो जाएगा। समझ आ, ये करना ही पड़ेगा। मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो ना वर्ग 3 में होगा, और वर्ग 2 मैथ्स वाले तो फिर क्या ही बात करूं कि मैथ्स छोड़ के ये पढ़ने का सब। वर्ग 2 मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स ही पढ़ना है तुम्हें। बहुत सारा है, जीके में एक बार रिवाइज कर लो, एक बार कम से कम एक बार पढ़ के नोट्स रेडी कर लो, फिर रिवीजन वाली बुक खरीद लो, उसको एक बार पढ़ लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और क्लास में जितना पढ़ा रहे हो नोट्स रेडी कर लो, जितना पढ़ाते जा रहे हो नोट्स रेडी कर लो, उसको घर जाकर रिवाइज कर लो। एक बार पढ़ लेना सामान्य ज्ञान, वरना जो सहायक शिक्षक वाले 6 नंबर काउंटिंग में बैठे हैं, 15 का आया तो ऐसी बात हो जाएगी आप। और जो शिक्षक वाले 500 में जो बैठे हैं, 15 का भी आ सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन ज्यादा संभावना तो 15 का आने का ही है जीएस, ध्यान रखिएगा। पहले लेक्चर में सब बताया, पहले लेक्चर में सारा कुछ बताया हूँ, पूरा पीडीएफ दिखाया हूँ जो मेरे पास एससीईआरटी का, और ये पीडीएफ है मेरे पास, पत्रकारों ने दिया था मेरे को, वो पीडीएफ पूरा पड़ा हुआ है, ऑफिशियल है पूरा, वो उसके हिसाब से बताया था पूरा। पढ़ क्या हो यहाँ तक?